चलिए स्टार्ट करें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निकाल लीजिए, सब लोगों के पास नोट्स हैं, सब लोग निकाल लीजिए फटाफट। मिल गया सबको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? हाँ जी, मिल गया। सर बताइए इसका आंसर फटाफट पढ़िए। कहते हैं बिलो टेबल में आपको बताना है कि आपको पूछा क्या हुआ है, पूछा हुआ है कि कौन डिमांड और सप्लाई ऑब्वियस है इक्विलिब्रियम मार्केट में कब होंगे, जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाते हैं उसे क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बोला जाता है। बताइए। यस सर। यस, तो कौन सा नंबर होगा बताइए फटाफट सी। आंसर। सी। ऑब्वियस है। चलें आगे। यस सर। उसके बाद अज्यूम व्हेन द प्राइस इज 20, क्वांटिटी डिमांडेड इज 9 एंड द व्हेन द प्राइस इज 19 एंड डिमांडेड इज 10, बताइए मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? तो बड़ा आसान है, 20 इंटू 10 सर। 9 180 और 19 इंटू 10 कितना हो गया? 190। कितना डिफरेंस हो गया? 10। गरिमा यस सर। आपने ये लगाया नहीं हुआ लेक्चर बच्चा, ये आपने टॉपिक समझा नहीं हुआ, चल लीव कर दो, ये आप बाद में ही करना, फिर ये मार्केट आपने किया नहीं है मेरे ख्याल से। यस सर। ठीक है, कर दो लीव, कोई नहीं। सुनना है सुन लो। अज्यूम प्राइस इज 20, क्वांटिटी डिमांडेड इज 15 एंड द प्राइस इज व्हेन द प्राइस इज 18, डिमांडेड इज 16 यूनिट्स। बताइए अब क्या आएगा? ₹12। 12 सर। 3। बताइए 18 इंटू 16 कितना होता है? 312। 288। 28। ये आ गया आपके पास 12। उसके बाद फोर्थ पढ़िए जल्दी जल्दी, फोर्थ बताइए। हाँ जी। सपोज ए फर्म इज प्रोड्यूसिंग ए लेवल ऑफ आउटपुट सच एज MR इज ग्रेटर देन MC, व्हाट शुड बी मैक्सिमाइज द प्रॉफिट? फर्म कब मैक्सिमाइज करना चाहेगी प्रॉफिट? जल्दी बताइए सब, बताइए। डी ऑप्शन। Firm should increase the output. क्यों करना चाहेगी इंक्रीज? MR ज्यादा आ रहा है तो कॉस्ट से तो Yes, हर कोई sir. चाहेगा। पहले ऑब्वियस है आपके पास क्या होना चाहिए, फर्म क्या करना चाहेगी अपना इंक्रीज करना चाहेगी आउटपुट। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू, बताइए क्या आना चाहिए? ऑब्वियस है P इंटू Q। Yes, बताइए sir. द चेंज इन द 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, यही होगा। बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को भी? चलें उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए 6 नंबर क्वेश्चन। सर P into Q तो सर TR नहीं होता था? 1 यूनिट ऑफ चेंज, ये भी तो लिखा है साथ में। मिल गया? यस सर ठीक है। हाँ जी मिल गया। हाँ जी, सपोज ए सोल प्रोप्राइटर इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू 1 लाख और उसका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है 75, इम्प्लिसिट कॉस्ट है आपके पास 30,000, तो बताइए क्या होना चाहिए? 1,05,000 होगी। ए ऑप्शन। ऑब्वियस है इनकरिंग लॉस, पर कौन सा लॉस है? ऑब्वियस है इकोनॉमिक लॉस है, Economic वैसे तो loss. कोई लॉस नहीं है, Sir. तो बताइए कौन सा आएगा? A. ऑप्शन ए। 7 नंबर पढ़िए। Sense of transport cost. Which of the following is not essential in the pure competition? Pure competition की 3 conditions होती थी, large number of buyer seller, homogeneous product और free from free entry free exit, यही था। तीनों कंडीशन के अलावा प्योर कंपटीशन में कुछ नहीं लिखवाया मैंने, तो ऑब्वियस है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की कोई बात नहीं करी, तो आंसर इज 7th D। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? Sir. चले आगे। 8 पढ़िए। Which of the following, which is the shape of demand curve faced by the perfect competition? कैसा होता है खुशी? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। बताइए सब लोग। Yes, sir. हाँ जी। Which is the first order condition? सबसे पहले क्या होता है? MR इज इक्वल टू MC हो जाता है, तभी तो आपके पास क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम होगा। बताइए। Yes, sir. तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। बी। उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइस टेकर? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है प्राइस टेकर वालों की? बताइए। हाँ जी, क्योंकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका डिमांड कर्व कैसा होता था? इज इलास्टिक। इलास्टिक बताया था, इज ऑब्वियस है क्या होगा? सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? बताइए कौन सी फॉल्स है? बताइए पढ़िए फॉल्स कौन कौन सी है। कहता है इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, अकाउंटिंग कॉस्ट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी होती है, इकोनॉमिक प्रॉफिट विच ऑलवेज लेस देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट if the resources owned and used by the firm having equal opportunity,
एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू लेस इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट तो नहीं होती ना अकाउंटिंग में, बताइए। इकोनॉमिक कॉस्ट में इम्प्लिसिट आएगी, इसमें तो नहीं आती, बताइए। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही क्या कहा जाता है, सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट। तो क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या होगा, बताइए, सी या डी? एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं कितना आएगा, सी या डी बताना। नो चेंज इन द ओवरऑल आउट, सॉरी ये था, मैं गलत लगा गया। इसका ऑप्शन क्या होगा बताना एक बार, डी या सी, जल्दी बोलो। डी। चलिए, विद द गिवन सप्लाई कर्व डिक्रीज इन डिमांड कर्व कॉज, बताइए। सर 11 से बताना सर। 11th में क्या दिक्कत आई बताओ। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता था पहले बताइए, अकाउंटिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट होता था एक्सप्लिसिट कॉस्ट में से अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती थी, जो सर मतलब हमारे जो इंकर करते थे सर हम। जो इनकर करते थे, तो उसमें इम्प्लिसिट होता था। नहीं सर, तो फिर नेचुरल सी बात है, तो कौन सा ऑप्शन गलत हुआ, डी सर, ठीक है। ठीक है। और बोलिए, व्हेन द गिवन सप्लाई कर्व डिक्रीज इन डिमांड कॉजेज, हाँ जी, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा, अपने आप नहीं बोलेंगे। ओजस, विद द गिवन सप्लाई कर्व डिक्रीज इन डिमांड, अगर एक सप्लाई कर्व दिया हुआ है और डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, अब बता भी ओजस क्या होना चाहिए, प्राइस डिक्रीज होगा या नहीं होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज होगी या नहीं होगी। सर प्राइस और क्वांटिटी दोनों डिक्रीज हो रही है। क्योंकि बच्चों पता है ना कैसा कर्व होता है, विद अ गिवन सप्लाई कर्व, कोई भी सप्लाई कर्व आपको ऑब्वियस दे रखा है, और ये डिमांड कर्व। और अब बताइए, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज होगी तो डिमांड किधर शिफ्ट होगा, ओजस कर्व किधर आएगा, इस साइड, टुवर्ड्स द लेफ्ट। हाँ जी बताइए। तो क्या होगा, अब प्राइस क्या हो जाएगा, पहले ये प्राइस था तो अब क्या हो जाएगा, प्राइस नीचे आ जाएगा, और क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो आंसर क्या होना चाहिए बताइए, बोलिए फटाफट, आंसर क्या होना चाहिए इसका, सी। सी। इट इज अज्यूम्ड इकोनॉमिक थ्योरी, बताइए। मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर करेगा, सब नहीं करेंगे। हिमांशु, यस सर। बताइए 13th क्वेश्चन। In economic theory, that decision making with the firm is usually undertaken by the managers, never by the owners. ऐसा होता है इकोनॉमिक थ्योरी में, या ये मोटिव होता है कि हमें प्रॉफिट्स को बढ़ाना है या अपने गोल्स को अचीव करना है, बताइए। प्रॉफिट को सर, मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, और साइज ऑफ आउटपुट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाना है, मैनेजर या बिजनेस ओनर के डिसीजन का मतलब नहीं है सर। नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन, ए या बी? बी सर, बी। Next, Sakshi, assume that the consumer income and the number of seller in the market of a good both decrease. ध्यान से पढ़ना ये बात, कंज्यूमर इनकम भी गिर रही है बच्चा, और नंबर ऑफ सेलर्स भी फॉर अ गुड बोथ डिक्रीज, दोनों गिर गए हैं, मतलब सेलर भी कम हो गए, इनकम भी कम हो गई है। बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन क्या कंक्लूड कर सकते हो अब क्या होगा इस इंफॉर्मेशन के बेस पे? सर क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या डिक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी? प्राइस क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि दोनों में ही चेंज आ रहा है। इनकम गिरी तो नेचुरल सी बात है, इनकम गिरने से क्या होगा, डिमांड भी गिर जाएगी। डिमांड गिर रही है और साथ साथ सेलर भी क्या हो रहे हैं, कमोडिटी के कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं और सेलर कम हो रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी। और जब डिमांड और सप्लाई दोनों कम हो रही है तो ऑब्वियस है प्राइस तो नहीं कोई फर्क पड़ेगा, ज्यादातर फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, सिर्फ क्या हो जाएगी, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बताइए, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा ही कर्व बनेगा ना। हाँ जी बोलिए सब लोग, ध्यान से पढ़ना है ये वाला पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल ये है डिमांड कर्व, डिमांड भी कम हो गई, ये आपका सप्लाई कर्व, और ऑब्वियस है सप्लाई भी कम हो गई है, तो ऑब्वियस है आपका प्राइस पहले भी यही था अब भी यही है, बताइए, बस क्वांटिटी कम हो गई है। बताइए समझ में आ रहा है ये बात? हाँ जी सब लोगों को बोलिए। 14th वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। 14th का आंसर डी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ के चलना, इसीलिए रोका है मैंने इस पे। हाँ जी बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? सबको कोई डाउट? किसी को भी कोई डाउट हो प्लीज बता दीजिए इसके ऊपर, और भी कोई बच्चा प्लीज बोल सकता है इसके ऊपर। अर्पित दुआ, गुरमीत, चेतन, बोलो। नहीं, नो सर। चलिए 15th, अर्पित दुआ बताएगा 15th। सपोज ए सप्लाई ऑफ कैमराज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द फॉरेन इंपोर्ट। कहता है इंपोर्ट बढ़ गए, कैमरे ज्यादा आने लग गए। कैमरे ज्यादा आए तो क्या हुआ, क्या हुआ होगा, कैमरे ज्यादा आए तो क्या क्या हो सकता है बताओ भी, बोलो भाई। क्या प्राइस ऑफ कैमरा इंक्रीज होगा, और ज्यादा आएंगे तो सप्लाई ज्यादा आ गई तो कैमरे का प्राइस तो बढ़ने का चांस कम ही है। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ कैमरा एक्सचेंज्ड विल डिक्रीज, बताओ भी ऐसा होगा, एक्सचेंज ज्यादा करेंगे लोग, या प्राइस ऑफ कैमरा फिल्म डिक्रीज हो जाएगी, या
प्राइस ऑफ कैमरा सॉरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ कैमरा फिल्म एक्सचेंज विद इंक्रीज। बताइए क्या होगा। अब अगर कैमरे ज्यादा आएंगे, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो बताइए क्या होगा। सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा साक्षी, अर्पित, दुआ, क्या होगा? बताओ भाई फटाफट सब लोग बताइए क्या होगा जब बच्चों सप्लाई ज्यादा आ जाएगी कैमरा, उसकी प्राइस क्या हो जाएगा, कम। यस सर। और जब प्राइस कम हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है वो ज्यादा बिकेंगे, और ज्यादा बिकेंगे तो नेचुरल सी बात है और क्या होगा उसके बाद। बट उसकी जो फिल्म का जो एक्सचेंज होती है, तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ कैमरा फिल्म है, जो फिल्म बनती है वो एक्सचेंज क्या हो जाएगा बताइए, उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी। कैमरे ज्यादा आएंगे तो नेचुरल सी बात है उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी बताइए। हाँ जी बोलिए, इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? इंक्रीज सर। इंक्रीज। तो आंसर क्या आएगा इसका, डी। समझ में आ रहा है ये लॉजिक कैसे था, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। कैमरा फिल्म की बात कर रहा है वो, ध्यान से। अर्पित, दुआ, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को सर सब लोग। रिपीट करना ये वाला क्वेश्चन। एक बात बता, कैमरे का इंपोर्ट बढ़ गया, क्या होगा? सप्लाई का कैमरे का इंपोर्ट बढ़ गया तो क्या होगा, मुझे वासु अग्रवाल आंसर दे। सर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा। और हमारी जब सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो कैमरे की बाद में फिल्म तो बदलनी पड़ेगी या नहीं बदलनी पड़ेगी, बता। यस सर। और जब फिल्म बदली जाएगी तो नेचुरल सी बात है फिर फिल्म की तो जो ऑब्वियस है, जब कम कैमरे बिकते थे प्राइस ज्यादा था, अब कैमरे ज्यादा बिकते हैं तो ऑब्वियस है फिर क्या होगा, उनकी क्वांटिटी तो इंक्रीज हो जाएगी। एक मुझे एक आंसर दे, मोबाइल फोन बढ़ने से ऑब्वियस है इंटरनेट यूजर ज्यादा नहीं बढ़ गए? यस सर। फिर वही तो है ना, कैमरे बढ़ गए तो फिर फिल्म नहीं बढ़ेगी। यस सर। फिर बता इसमें लॉजिक क्या था। 16th नंबर पढ़ो भाई, दिशांक पढ़ेगा 16th नंबर, दिशांक बंसल। बता भाई 16th, assume a market for a good Z, there is simultaneously increase in demand and quantity supplied। दोनों चीजें simultaneously बढ़ रही हैं, डिमांड भी और सप्लाई भी। अब क्या होगा बच्चा? ऑप्शन सी आएगा सर। ऑप्शन तो सी आएगा, आंसर देना इसका लॉजिक के साथ, ऑप्शन तो कोई भी बता देगा। अच्छा सर, मतलब जैसे सर एक गुड की है सर, उसकी मतलब डिमांड तो इंक्रीज हो ही गई, ठीक है, और साथ साथ सर क्वांटिटी भी जो सप्लाइड होती थी वो साइमल्टेनियसली इंक्रीज हो जब रही थी, डिमांड और डिमांड बढ़ क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो रहा है तो नेचुरल सप्लाई भी बढ़ रही है और नेचुरल सी बात है डिमांड भी बढ़ रही है, डिमांड तो भी बढ़ ये रही तो है। पक्का है यस कि सर। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आगे जाने वाली है। कैसे यस पता सर। लगा, मैं दिखा देता हूँ। ये क्योंकि आपका सर डिमांड कर्व, ध्यान से देखना सब लोग, ये आपका सप्लाई कर्व। अब डिमांड यहाँ शिफ्ट हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैं रफ से बना रहा हूँ, कहीं सोचो कि सर ऐसे बराबर बराबर बढ़ रही है दोनों। ये आपके पास सपोज प्राइस था, इसी प्राइस पे शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। ठीक है, पहले ये क्वांटिटी बिकती थी, अब हमें दिशांक बंसल ये अब सर बिकेगी। क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा हो जाएगी सर, मार्केट में सर गुड्स ज्यादा आने लग इक्विलिब्रियम जाएंगे। क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, यस सर। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जब बढ़ जाएगी, पर ये तो नहीं पता प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसके बारे में तो हमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है। नहीं सर। तो फिर आंसर क्या आएगा? सर ऑप्शन सी। हाँ जी, बताइए सब लोग। अब समझ में आ रहा है, डिमांड जब बढ़ रही है सेम सेम पोर्शन में, और सप्लाई भी बढ़ रही है, दोनों एक साथ बढ़ रही हैं, तो दोनों एक साथ बढ़ेंगी तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, तो पक्का है। बताइए, हाँ जी आंसर कीजिए, चले आगे नेक्स्ट। यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। बढ़िए, तब तक 17th। हाँ जी, आ गया सामने 17th। टेढ़ा ही दिख रहा है। ब्लर आ रहा है क्या? आ जाता है 2 मिनट। अब आ रहा है?
नो सर। अभी भी नहीं आ रहा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अब आ गया सर, अब आ गया, अब आ आ गया। रहा है सबके सामने? चलिए 17th पढ़िए। सपोज अ टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग पर्सनल कंप्यूटर इंप्रूव। अब पर्सनल कंप्यूटर वालों की टेक्नोलॉजी बढ़ गई है विद द सेम टाइम, एट द सेम टाइम इंडिविजुअल डिस्कवर न्यू यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, और लोगों ने और पर्सनल कंप्यूटर को यूज करना शुरू कर दिया है। देयर इज अ ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। अब क्या होगा, जैसे ही पर्सनल कंप्यूटर का बताइए प्रोड्यूसिंग बढ़ गई है, इंप्रूव हो गई है, तो क्या होगा बताइए अभी फटाफट। क्वांटिटी इंक्रीज होगी सर। हाँ जी, जब पर्सनल कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो पहले तो बताओ टेक्नोलॉजी बढ़ने से क्या होगा? डिमांड ज्यादा होगी सर। डिमांड ज्यादा होगी। जब टेक्नोलॉजी बढ़ी है, इंक्रीज इन Price- प्रोडक्शन। इंक्रीज इन प्रोडक्शन। वासु अग्रवाल क्या करता रहता है यार, क्या क्या बोलता है। एक बात का आंसर, जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो पहले तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, सप्लाई की बात करना पहले। क्या बढ़ेगा? सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई। Yes, sir. और सप्लाई बढ़ गई तो नेचुरल सी बात है, लोगों ने न्यू आइडियाज भी बढ़ा लिए, तो लोगों का डिमांड भी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी बताइए। यस सर, बढ़ जाएगी सर। तो अब जब डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रही है तो इससे क्या होगा, क्वांटिटी तो Price इंक्रीज हो जाएगी, इक्विलिब्रियम को। प्राइस और पे प्राइस इफेक्ट के बारे आएगा में, हाँ जी बताइए, प्राइस के ऊपर इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा बताइए। नहीं आएगा सर। नहीं आएगा। और प्राइस के बारे में अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता, अनसर्टेन सर है। ऐसे प्राइस पे इफेक्ट आ तो सकता है ना सर इसका? यार आने को तो कुछ भी हो सकता है, पर जो होगा लॉजिकली तो ये होगा ना, अगर डिमांड बढ़ यस सर, रही है, इसमें कुछ सप्लाई भी बढ़ रही है। डिफाइनिंग नहीं है। अगर बट सर अगर बिल्कुल सेम पोर्शन में बढ़ेगी डिमांड और सप्लाई तो प्राइस वही रहेगा। और अगर थोड़ी सी डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई थोड़ी सी कम बढ़ पाई है तो प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर थोड़ी सी डिमांड कम बढ़ी और ऑब्वियस सप्लाई ज्यादा बढ़ गई तो थोड़ा कम प्राइस बढ़ेगा। बता। यस सर, मतलब प्राइस पे इफेक्ट आ तो सकता है सर। तभी तो लिखा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यस क्यों सर। लिखा है फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड? हाँ जी, सब लोग क्लियर? हाँ जी, चले 17th बताइए। विच इज नॉट ए कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। बताया था कौन कौन सी कंडीशन होती है। लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, Yes, ऑब्वियस है। sir. और क्या होता है? परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। बताइए, होता है, नेचुरल सी बात है, आप जहां मर्जी मूव कर लो। बट सर मोबिलिटी फैक्टर्स का मतलब क्या होता है मतलब सर? जिस मुझे मर्जी बड़ी जगह जहां मर्जी लगा लीजिए, जिस मर्जी कैसे को जहां मतलब? मर्जी यूज कर लीजिए। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे परफेक्ट कंपटीशन होता है। अगर आप पेट्रोल पंप का लाइसेंस नहीं चलाना चाहते, आप छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मोबिलिटी किस चीज की बढ़ती है सर इसमें तो? मोबिलिटी का मतलब आप चेंज किसको कर सकते हो। एक बात का आंसर दे, तू पेट्रोल पंप बेचना चाहता है, क्या खरीदने वाला नहीं मिलेगा तेरे को कोई? मिल जाएगा सर। तो फिर मोबिलिटी तो है उसकी। ठीक है। बता। हाँ जी, इंफॉर्मेटिव यू एडवर्टाइजिंग यूज ऑफ कंज्यूमर हैव गुड क्या कहते हैं, गुड इन्फॉर्मेशन। बताइए, एडवर्टाइजिंग करता है? नो ऐड आती है सर। पेट्रोल पंप वालों की? रिलायंस पेट्रोल सर, नहीं पंप, अडानी आएगा। पेट्रोल पंप आती है ऐड? कभी देखी है किसी ने? नो सर। नहीं देखी होगी। कभी देखी है टीवी पे ऐड रिलायंस पेट्रोलियम की? No, sir. उनको कोई मतलब नहीं है, अपने आप बिकता है। जब पता है जितनी डिमांड होगी लोग जाएंगे ही जाएंगे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। और कौन कौन से नहीं होते परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? बोल रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लेना, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ लेना ये बात। हाँ जी बोलिए, कौन कौन से होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स, आउटपुट ऑफ द फर्म्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स टू वन टू अनदर, पर फर्म फेस डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। खुशी यही होता है, फर्म फेस करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, या ऑब्वियस है सीधा सा होता है डिमांड कर्व? बताओ भाई। सर नहीं, ये नहीं होता, हॉरिजॉन्टल होता है। कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। तो आंसर क्या आना चाहिए? Yes, sir. विच ऑफ द फॉलोइंग इज Hmm. नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बताइए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कौन सा फीचर नहीं है? एंट्री, ईज ऑफ एंट्री और इनटू द इंडस्ट्री आ सकते हो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। क्या प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है एवरीबॉडी, या डिफरेंशिएट होता है थोड़ा बता? डिफरेंशिएट होता है थोड़ा बहुत। डिफरेंशिएट होता है, यस। क्योंकि ऑब्वियस है, साबुन सारे अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग तरह के दिखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली एक्सेप्ट, कौन सा नहीं होता मोनोपोली का? प्राइस टेकर होती है, या सेलर सिंगल फर्म होती है, यूनिक प्रोडक्ट बनाती है और एडवर्टाइजिंग होती है। क्या प्राइस टेकर होती है, या खुद ही टेकर और मेकर एक ही बात है? कलर में करे की बात है। मोनोपोली फर्म में टेकर और मेकर एक ही बात है। अलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय। बताइए अलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री, बताइए एलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री किससे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? बताइए कितनी कैसी फर्म्स होती है? फ्यू डोमिनेट फर्म्स होती हैं, सबस्टेशनल Yes, वेरिएंट टू sir. एंट्री। कोको कोला और पेप्सी ने आने दिया Yes, किसी sir. को आज तक? नहीं आने दिया। नो सर। बताइए, यहां तक कोई डाउट? 23 पढ़िए, 23 गुरमीत आंसर देगा 23 का। गुरमीत आंसर दो 23 का। प्राइस टेकिंग फर्म, फर्म ऑपरेट ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, आर सेट टू बी वेरी स्मॉल रिलेटिव टू द मार्केट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्मॉलनेस? बताइए। हाँ जी बताओ भी गुरमीत। प्राइस टेकिंग फर्म है,
कैसी फॉर्म है? प्राइस टेकिंग फॉर्म है। फॉर्म ऑपरेट इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट आर सेड टू बी रिलेटिवली स्मॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्मॉलनेस? फॉर्म कैसा फेस कर रही है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, या आपके पास the firm is unable to affect the market price through its output decision, the firm has a asset of less than 10 lakh 20 lakh, या must fewer than 10 employees? बताओ भाई। हाँ जी बताओ भाई गुरमीत। डी कैसे आएगा? एक्सप्लेन करो। तो स्मॉल है सर वो। नहीं स्मॉल तो है, हमें भी पता है, वो तो लिखा हुआ है आर सेट टू बी स्मॉल रिलेटिव टू द मार्केट। पर एक बात बताओ, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? हम लोग क्या होते हैं बताइए? प्राइस को क्या करने वाले होते हैं बताइए? ऑब्वियस है, टेक करने वाले होते हैं। हमारा आउटपुट डिसीजन कोई भी नेचुरल सी बात है अफेक्ट नहीं कर सकता मार्केट को, क्योंकि सबका प्राइस सेम है। सबका प्राइस क्या है बच्चों? बोलो भाई, सबका प्राइस क्या है? आंसर करो भाई। सेम है। तो क्या हमारी 25 लाख से नीचे कैपिटल है या एम्प्लॉइज ज्यादा है कम है, कोई फर्क पड़ेगा? चाहे 100 एम्प्लॉय रख लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें कोई फर्क, हमारे ऊपर अफेक्ट कर ही नहीं सकता। अनेबल टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस को अफेक्ट कर ही नहीं सकता। आउटपुट प्राइस थ्रू आउटपुट डिसीजन पॉसिबल ही नहीं है परफेक्ट कंपटीशन में। आप 1 किलो चीनी बेचो, 10 किलो बेचो, 10 क्विंटल बेचो, 10,000 क्विंटल बेचो, आपको उसी प्राइस पे बेचनी होगी जो मार्केट में इंडस्ट्री ने डिसाइड की है। हम डिसाइड नहीं कर सकते बच्चों। तो आंसर इज डी। फॉर प्राइस टेकिंग फॉर्म बताइए, जो प्राइस टेकिंग फॉर्म होती है, हाँ जी वासु अग्रवाल, प्राइस टेकिंग फॉर्म कौन सी होती है? परफेक्ट कंपटीशन। यस सर। एमआर इज इक्वल टू एमसी, बताइए क्या होता है? या एमआर इज लेस देन एमसी या एमआर इज ग्रेटर देन एमसी? बताइए बोलो। सर मार्जिन रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है सर। यस, ऑप्शन क्या होगा? बी। बी। हाँ जी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि प्राइस टेकिंग फॉर्म सिर्फ क्या कमाती हैं? क्या कमाती हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर फ्रॉम नियति परफेक्ट कंपटीशन प्राइमरी बिकॉज, बताइए आंसर दीजिए इसका। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिफर फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन प्राइमरी बिकॉज, किसकी वजह से? ऑप्शन ए। क्यों बताइए? इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स। मतलब प्रोडक्ट अलग अलग बनाते हैं दोनों, इसी वजह से अलग अलग होते हैं। यस सर। और क्या ऐसा नहीं हो सकता परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंशिएट बनाते हो? क्या होमोजीनियस बनाते हैं परफेक्ट कंपटीशन में? परफेक्ट कंपटीशन में तो सेम बनाते हैं, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, आ जाइए 26th पढ़िए। 26th, long run equilibrium outcomes in the monopolistic competition and perfect competition are similar because market structure, बताइए किस वजह से सिमिलर होते हैं? ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों Profits. क्या करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। वेरी गुड, क्लियर है, अब समझ आ गया तुम्हें इसका मतलब। हाँ जी, मोनोपोलिस्टिक इज एबल टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट व्हेन, मोनोपोलिस्टिक कब आपको पास प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है? बताइए। MC is equals to MR. MC इज इक्वल टू MR, बताओ भाई, बोलिए सब लोग। मोनोपोलिस्टिक कैसा होता है पहले तो ये बताओ। हिमांशु, मोनोपोलिस्टिक कौन होता है? डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स बेचते हैं। मोनोपोलिस्टिक मार्केट उसी को बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो वो क्या कर पाता है? सुपर नॉर्मल कमा पाता है या नॉर्मल? साबुन वाली कंपनी कैसा कमा पाती है? सुपर नॉर्मल या नॉर्मल? नॉर्मली कमा पाती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो MR इज इक्वल टू MC। हाँ जी, उसके बाद 28th बताइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर इज अ डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द प्राइस? कौन से स्ट्रक्चर में जिसमें डिग्री ऑफ कंट्रोल है? मोनोपोली। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? विच ऑफ द अदर नेम इज गिवन बाय द एवरेज रेवेन्यू कर्व? क्या कहा जाता है एवरेज रेवेन्यू कर्व को? बताइए फटाफट। डिमांड कर्व। वेरी गुड, याद हो गया तुम्हें? डी लिखता था ना मैं बार बार हर एवरेज रेवेन्यू को, याद आ गया? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर डज ए फर्म हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट? कौन से ऐसे स्ट्रक्चर में है? परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। Discriminating monopoly implies that monopolist charges different prices from the commodity. बताइए क्या करते होते हैं? बताइए 31 बताइए। मोनोपोली मार्केट क्या करते हैं? फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द कंज्यूमर हायर इच से अलग अलग चार्ज करते हैं, यूजर्स के हिसाब से अलग अलग चार्ज करते हैं, प्लेसेस के हिसाब से अलग करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं यार। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उनको तो पैसे लेने से मतलब है।
हाँ जी, होता है कि नहीं होता? मैंने बताया ना, एप्पल Yes, sir. आईफोन का कोई जरूरत नहीं है कि सिर्फ यही आता होगा फोन। अगर आप उन्हें कहो ना मुझे गोल्ड प्लेटेड फोन चाहिए तो वो बना के दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाइए 5 लाख का मिल जाएगा, 10 लाख का मिल जाएगा, 50 लाख का मिल जाएगा, पैसे होने चाहिए जेब में, जितना मर्जी ले आना। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल ओनली, कब पॉसिबल है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट विच इज टोटल मार्केट हैज डिवाइडेड। बताइए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पहले तो ये बताओ होता कब है प्रॉफिटेबल? पहले तो बताओ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता कौन है? मोनोपोली। मोनोपोली, market ये तो वाले। पता लग गया। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट, अब मोनोपोली मार्केट में बताइए क्या किया जाता है? टोटल मार्केट को इलास्टिसिटी अलग अलग होती है, इसकी वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो पाता था, या इलास्टिसिटी एक ही होती थी इसकी वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकता था? मैंने अलग बताया अलग था। होता था। अलग-अलग तो आंसर क्या आना होता चाहिए रिच बताइए? पीपल के लिए लेस और हाँ, कॉमन और पीपल के ग्रेटर। बताइए अब आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी बताइए। है। बी ऑप्शन। आंसर इज बी। वेरी गुड, समझ में आ गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सबको? हाँ जी, समझ में आ रहा है? देख रहे हो हमने थ्योरी अच्छे ढंग से पढ़ी है, तब ऑप्शंस हमारे जल्दी समझ में आ रहे हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन केस स्टडी में तो आपको 5 मिनट लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि केस स्टडी अगर आती है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। किंग डिमांड कर्व बताइए क्या था? डिजाइन टू एक्सप्लेन, किसको बता रहा है? प्राइस रिजिडिटी को बता रहा था या किसको बता रहा था? किंग डिमांड कर्व। बताइए अलीगोपली में पेप्सी कोको कोला वाले क्या करते हैं? प्राइस रिजिडिटी बनाए रखते हैं ना दोनों के दोनों। Yes, sir. प्राइस ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सर। याद आ रहा है सभी को? अच्छी तरह से Yes, सुनिए, sir. लेक्चर को अच्छी तरह से समझिए, और इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा अगर आप छोटे क्वेश्चंस करेंगे तो। एक एक चीज क्लियर हो जाती है। द फर्म इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज प्राइस टेकर। हाँ जी, प्राइस टेकर है। डेजिग्नेशन एज ए प्राइस टेकर इज बेस्ड ऑन दिस assumption, कौन सी assumption पे बेस्ड होगा? बताइए। देयर द फर्म हैज some or complete control over the product price, there are so buyers or larger in the market cannot be affect the market। बताइए। ऑप्शन बहुत बी सारे सर। बायर है, चीनी बी बेचने वाले बहुत ऑप्शन। सारे बैठे हैं यार, पेट्रोल पंप पता नहीं कितने लाखों लोग हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? किसी एक के जाने में आने पर शायद 10 खुलते होंगे रोज, 10 बंद हो जाते होंगे इंडिया के अंदर पेट्रोल पंप। बताइए। यस सर। 10 खुलते होंगे, 10 बंद हो जाते होंगे यार, सैकड़ों खुलते हैं रोज, क्या पता लगता है? उन्हें नहीं कोई फर्क पड़ता, उनकी सेहत पे कोई असर ही नहीं है बच्चों। हाँ जी 35 बताइए। 35 बोलिए। 35 सपोज ए डिमांड कर्व ऑफ XYZ लिमिटेड स्लोप्स डाउनवर्ड एंड टू द राइट, वी कंक्लूड। बताइए, ध्यान से पढ़ना। वी कंक्लूड फर्म ऑपरेट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव तो कैसी होती थी? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सर। फर्म कैन सेल एंड व्हाट्स द एस्टैब्लिश्ड प्राइसेस, या बताइए। हाँ जी, या XYZ is not a price taker in the market because it's a lower to sell the additional unit of output। बताइए क्या करती होगी? यस सर। सी ऑप्शन XYZ is सही है। not able to maximize the profit। बताइए। या XYZ ये प्राइस option टेकर sir। तो है नहीं, तो वो लोअर प्राइस पे सेल एडिशनल sir। यूनिट्स कर लेती होगी, ऐसे ही करते हैं ये लोग। बताइए। तो आंसर इज सी ऑप्शन। ऑप्शन सी सर। दिशांक 36 बता भाई, यस कौन सी सर। मार्केट है? 36 टूथपेस्ट, डेंटी पेस्ट, शाइनी ब्राइट। आई कांट बिलीव इट्स नॉट ए टूथपेस्ट। क्या क्या दे रखा है यार? ब्राइटर देन व्हाइट। बताइए। ओलिगोपोली है सर। अलीगोपली है? बताओ भाई सब लोग, कौन सी मार्केट दिख रही है? अलीगोपोली। क्यों है अलीगोपली भाई? मेरे को मोनोपोलिस्टिक क्यों नहीं दिखी? क्योंकि कितने सेलर थे? लिमिटेड शेयर लिमिटेड टोटल कैसे पता लगा लिमिटेड है? इन नाम सबका लिमिटेड। टोटल कितना आ रहा है? टोटल करके देखो, देखो। 100 सर। और अदर्स में जीरो दे रखा है। कुछ ही ब्रांड है, गिने चुने, हाथ पे गिन सकते हो। हाँ भाई, इतना ही आ रहा यस है। सर। 60-70% तो यही मार्केट कैप्चर करे बैठे हैं। बताओ। तो आंसर इज सी। हाँ जी 37 पढ़िए, पढ़िए। किंग्ड डिमांड करो मॉडल, क्या बताया था? किंग्ड, जहां पर इलास्टिसिटी कम ज्यादा, प्राइस गिरोगे तो इम्पैक्ट आएगा, या प्राइस बढ़ाओगे तब इम्पैक्ट ज्यादा आता था? सोचना, याद करो, मैंने बताया था प्राइस बढ़ाओगे तो इम्पैक्ट आएगा, पर अगर घटाओगे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि दूसरा वाला भी घटा लेता है। अगर मेरा Yes, प्राइस sir। पेप्सी का 100 रुपया और अगर कोको कोला भी 100 रुपए में बिक रही है, और मैंने उठा के क्या कर दिया 140 कर दिया, मेरी डिमांड जीरो हो जाएगी, क्योंकि दो ही मार्केट में फर्म है, लोगों को कोक और पेप्सी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताइए नहीं इसका पड़ रहा आंसर सर। क्या होगा? ये ऑप्शन सर। बताइए। बी ऑप्शन रिस्पॉन्स सर। ऑफ प्राइस, बी या ए? सर बी ऑप्शन। गलत बोल रहे हो, ध्यान से पढ़ लो। बी ऑप्शन। रिस्पॉन्स ऑफ प्राइस इज इंक्रीज इज लेस देन, या रिस्पॉन्स ऑफ प्राइस इज इंक्रीज लेस देन? बताओ भी, ए या सर बी? मोर देन होगा सर। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। वासु कह रहा है बी। हाँ भाई हिमांशु, बी या ए? तो मैंने ए रखा सर, अभी बी कह रहा था, वो भी ठीक लग रहा था। बोलो, सोच के देखो।
सर इसका लॉजिक मैं दे सकता हूँ। बता। सर जैसे हम डिमांड वो बनाते हैं किंग डिमांड कर्व, तो जो ऊपर वाला बनाता है वो ज्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू नीचे वाला। सर जो हमने मतलब ग्रेटर देन वन और लेस देन वन, तो ग्रेटर देन वन है वो ज्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू लेस देन वन। तो इसका ऑप्शन होगा सर इज मोर देन रिस्पॉन्स टू प्राइस डिक्रीज। दोबारा सोच के देख ले एक बार, कैसा होता है किंग डिमांड कर्व? ऐसा होता है? अब बता, ऐसा ही होता है? ऐसा अगर अगर ए प्राइस ऑप्शन आएगा सर, ए अब ऑप्शन बता, आएगा सर। अब बता भाई हिमांशु, हिमांशु एक्सप्लेन कर आएगा। इसको, कैसे ये आएगा? सर क्योंकि जैसे जब प्राइस इंक्रीज होगा तो सर, क्योंकि दूसरी फर्म अगर हो सकता है कि ना करे उसके अंदर प्राइस, लेकिन डिक्रीज करेगा। बोलो आंसर दो हिमांशु, आवाज कट रही है। अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, बोलो। सर जैसे पहले अगर मैं प्राइस इंक्रीज कर दिया ठीक है, तो सर उससे क्या होगा कि हमारी डिमांड तो जीरो हो जाएगी, लेकिन ठीक। दूसरी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक लेकिन है, अगर हम डिक्रीज करेंगे तो वो भी डिक्रीज करेंगे, दोनों की डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा सर। दोनों की डिमांड पे फर्क पड़ेगा। अब बता भाई वासु, क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, बी आना बी चाहिए? ऑप्शन। अभी भी बी पे खड़ा तू, क्यों भाई? यही आना क्योंकि चाहिए सर। क्योंकि सर मेरा लॉजिक ये है। हाँ जी खुशी, क्या आना चाहिए? तो ये आएगा क्योंकि अगर हम प्राइस इंक्रीज कर लेते हैं तो जो भी हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो कभी प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगे, तो इलास्टिसिटी कम होगी। लेकिन अगर हम प्राइस डिक्रीज कर लेते हैं तो वो भी प्राइस डिक्रीज कर लेंगे, तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। अब बता भाई वासु, यही बी चीज मैंने ऑप्शन। बतानी है। तेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं क्या सर कर सकता? बता तो दो सर, मैं क्यों बता रहा। हाँ तो बता। इसमें लिखा हुआ है जैसे सर प्राइस इंक्रीजेस, जब सब प्राइस इंक्रीज होता है ग्रेटर देन वन है तो सर इसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है सर एज कम्पेयर टू जब प्राइस ध्यान से डिक्रीज पढ़, होता है। प्राइस इंक्रीज होता है तो ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है कि आपकी डिमांड खत्म होती है, खत्म होएगी, आपके ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है, आपके ऊपर पड़ गया। बट आप अगर प्राइस कम करोगे तो दूसरों के ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा मारोगे या कम मारोगे? बताओ, अब बता। तो इसकी इसका बुक में भी एक्सप्लेनेशन पढ़, लिखा है सर, मैंने सब बुक में एक्सप्लेनेशन भी पढ़, ये ऑप्शन है सर। एक एक्सप्लेनेशन पढ़, नोट्स में लिखी हुई है मैंने, पढ़ क्या लिखा हुआ है। समझ ही नहीं आई थी, मैंने तो ऐसे अपना ये लॉजिक लगाया सर पढ़ क्योंकि के बता, पढ़ के बता। द लिगोपोली मार्केट, क्या लिखा हुआ है? नोट्स निकाल। क्या पढ़ो सर? हम्म, In an oligopoly market, when the price of a commodity is decreased, the competitors respond by decreasing the price of their brand so as to exist in the market. Whereas when the price increases, there is no response by the competitors. So King demand curve model of oligopoly assumes that response to a price increase is less than response to a price decrease. अब बता, अब मेरी मार्केट पर डिक्रीज प्राइस का फर्क पड़ा या इंक्रीज प्राइस का फर्क पड़ा? अब बता भी बस। बुक के अकॉर्डिंग में जो आपने अभी ये लाइन पढ़ी इसके अकॉर्डिंग तो सर ये ऑप्शन सही है, क्योंकि बट सर आपने जो हमें बताया था सर उसमें ये नहीं बोला था कि जो ग्रेटर मैंने देन कहा यही था ना, तभी तो ये कहा था अगर आपको प्राइस घटाओगे तो कॉम्पिटिटर घटा देगा, ठीक है, आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। अगर आप बढ़ाओगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि वो तो वहीं खड़ा है अपनी जगह। अब बता। सर मैंने इसका मतलब चेक करके देखा था, बुक में भी ऑप्शन बी है आईसीआई की। आईसीआई बुक में चेक कर लो भाई इस क्वेश्चन को, बी है सर ऑप्शन। देख लो, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, करो भाई चेक सब लोग, स्टडी बैंड में सबके सामने है, कर लो भाई चेक। अगर ए है या बी है देखो। बी सर। बी कौन सी बुक में है? सेम, बिल्कुल सेम यही लिखा हुआ है, पढ़ लेना। सर। कि मतलब सिर्फ उसी का फर्क पड़ता है इंक्रीज का, अगर पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने बताया था हमें, क्योंकि ऊपर नहीं वाले का मैं मानता हूँ इसको, अगर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर बन सकता है। अगर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो मुझे लगेगा कि किसके इम्पैक्ट से आ रहा है, किसके इम्पैक्ट से आ रहा है, ऑब्वियस है प्राइस डिक्रीज करने से इम्पैक्ट आ रहा है। बट अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अगर इंक्रीज करेगा तो उसकी डिमांड जल्दी मरती है, तो ये दोनों पॉइंट बन सकते हैं। अब इसका आंसर जो आईसीआई ने दिया वो हम मान लेंगे। कौन सा दिया भाई? बी ऑप्शन। और रुक तो जा गुरु महाराज। हाँ जी बाकी लोग बी है, हिमांशु बी है, सब लोग मिल गया सबको? नहीं सर, दिखता नहीं। बाकी लोग बुक नहीं है सामने? बी है सर। बी है, ठीक है फिर बी कर लो बस। आईसीआई को खिलाफ नहीं हम कभी भी जाते। हाँ जी, शट डाउन पॉइंट क्या होता है भाई? बोलो भाई, शट डाउन पॉइंट क्या होता है? जहां आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही होती या फिक्स्ड कॉस्ट पूरी नहीं हो रही होती, जल्दी बताइए। पहले तो बताओ शट डाउन पॉइंट होता क्या? शट डाउन का मतलब बिजनेस को शट करने की सिचुएशन आ जाती है। हाँ जी, यही होता है शट डाउन पॉइंट।
तो अगर Yes, मान sir. लीजिए मेरी फिक्स्ड कॉस्ट पूरी नहीं हो रही, 2-4 साल ना भी पूरी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं चला सकता हूँ बिजनेस को, वेरिएबल कॉस्ट पूरी होती रहे तो चलता रहेगा बिजनेस। हाँ जी बताइए। यस सर। बट अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही तो नेचुरल सी बात है मैं शटडाउन पे जाने वाला हो जाऊंगा। तो शटडाउन पॉइंट कहाँ पे आता है, जब वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू द प्राइस है, उससे भी नीचे चले जाओगे तो नेचुरल सी बात है बिजनेस बंद हो जाएगा, उस तक से शटडाउन पॉइंट है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। बी। क्लियर हुआ? मैं बी आपको बता ऑप्शन। देता हूँ नैतिक क्या होता है आपके पास, कि शटडाउन का मतलब क्या होता है, बिजनेस को बंद करना। बिजनेस को बंद तभी किया जाता है जब आपके पास जो आप माल बेच रहे हो उसके पैसे पूरे नहीं हो रहे। अगर आपके फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा आ रहा है तो आप सह सकते हो कुछ टाइम तक, जब तक आपका पास सर्वाइवल है। अब क्लियर हुआ नैतिक? यस सर। 39th पढ़िए, बताइए 39th। Suppose in profit maximizing level of output, firm finds the market price is less than the average total cost, ठीक है, and but greater than the average variable cost. Which of the following statement is correct? अब बताइए क्या है ये, किसमें करेक्ट, बोलिए। 39th। ऑपरेट करेगी कंटिन्यू, शॉर्ट रन में चलती रहेगी, क्योंकि ऑब्वियस है लॉसेस को कम करती रहेगी। कोरोना में लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के पास अगर वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर का प्राइस आ रहा है और फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी थोड़ी पूरी हो रही है तो लोग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, बताइए। डी ऑप्शन। तो आंसर इज डी। ऐसा ही होता है, हम हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट तब सहते रहते हैं जब तक हमसे सही जा सकती है, हर कोई सहता रहता है। हाँ जी। व्हेन द प्राइस इज लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बताइए अब प्राइस उससे भी कम हो गया तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म क्या करने वाली है, शट डाउन कर देगी या नहीं कर देगी, बताइए। यस सर। जब तक उसके पास वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही तब तक चलती रहेगी, जब वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं होगी तो नेचुरल सी बात है बंद कर जाएगी बिजनेस को। बताइए आंसर इज डी। डी ऑप्शन। ए प्योरली कॉम्पिटिटिव फर्म, बताया था प्योरली कॉम्पिटिटिव फर्म, बताइए। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी या मार्जिनल कॉस्ट कर्व, क्या करती है, शेड्यूल करती है। एमसी कर्व एमसी इज आल्सो नोन एज सप्लाई कर्व। यस, याद आ गया सबको एमसी कर्व क्या होता था, सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व आ गया ना क्वेश्चन में, बताया था उस दिन भी। 42 पढ़ो भाई, 42। वन कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट टिपिकल ऑफ ओलिगोपोली इंडस्ट्री, बताइए कौन सी ओलिगोपोली में नहीं होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सी नहीं डिमांड होती है। कर्व। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व, वो तो सिर्फ किस में होता है आस्था, परफेक्ट सर परफेक्ट कंपटीशन में। स्ट्रक्चर ऑफ टूथपेस्ट इंडस्ट्री इन द इंडिया, कैसा है स्ट्रक्चर है भाई टूथपेस्ट इंडस्ट्री का इंडिया में, मोनोपोलिस्टिक है मेरे हिसाब से, काफी Yes, सारी sir. कंपनीज है, शायद Yes, sir. 20, 30, 50 तो होंगी। हाँ जी। 44th पढ़िए। द स्ट्रक्चर ऑफ कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री इन इंडिया, मेरे ख्याल से ओलिगोपोलिस्टिक है, यस सर। दो ही है, पेप्सी कोक और पार्ले, थोड़ा बहुत फ्रूटी में आता है। Yes, sir. 45th पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो गलत है। मोनोपोलिस्टिक कैन अर्न द लॉसेस, बताइए। इनकरेक्ट है, कभी कभी लॉस अर्न करना पड़ ही जाता है। बट फर्म इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज आर प्राइस टेकर, it is always beneficial for the firm if in a perfect competitive market to discriminate the prices. Yeah, king demand is curve is related to the oligopolistic, obvious है king भी oligopolistic से है, firm loss भी सह लेती है और obvious है प्राइस टेकर भी होती है, बट नेचुरल सी बात है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, मार्केट को नहीं कर सकती। No, sir, price taker होती है वो तो सहने वाली होती है, जो कहा दिया जाता है मान लेती है। 46th परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन देयर विल बी नो, बताइए नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है, कौन से प्रॉफिट नहीं होते कभी भी, बोलिए आंसर बी या सी या ए। सर बी। बताइए। When we know the firm are earning just normal profit, तो क्या मानते हैं, MC is equal to MR या AC is equal to MR, बताइए क्या मानते हैं जब हम जानते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू MR, MC इज इक्वल टू MR, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है हमारा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालने के लिए। याद आया सबको? सर ये नहीं पता लगा। एक बात बताओ, एक बात का आंसर दें, नॉर्मल प्रॉफिट जब हम अर्न कर रहे होते हैं तो क्या होती है सिचुएशन, याद करियो ग्राफ को। AC MR के बराबर नहीं होता था, AC और MR सर एक ही उस पे होते थे सर। हाँ तो फिर नेचुरल सी बात है, ये तो पॉइंट सारे इक्विलिब्रियम के है ना, MC और MR वाले तो। बट AC तो हम उसमें लेते ही थे सर, उसमें सर हम अगर परफेक्ट कंपटीशन ले सर, MR का वो तो सर हॉरिजॉन्टल और सर MC का वो यू शेप्ड और सर एक एवरेज टोटल कॉस्ट का लेते हैं। बिल्कुल नहीं आया, तो एवरेज टोटल कॉस्ट कर भी तो AC है,
उसी को तो कह रहा है वो, एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट भी तो एक ही बात आएगी, अगर उसका एवरेज कर लेगा तब भी तो एवरेज कॉस्ट ही आएगी वो। मतलब सर यहाँ एवरेज टोटल कॉस्ट लिख रखा है, मतलब ये। एक बात बता, एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, यस और सर। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू कर दूं तो भी बात तो एक ही है, डिवाइड बाय क्वांटिटी दोनों से करते भाई। हाँ फिर कहा क्या यार, क्या लॉजिक लेते हो यार तुम, क्यों परेशान होते रहते हो भाई, आदत पड़ गई तुम्हें परेशान होने की सबको। अपने अंदर ये नेचर लाओ बच्चों। इस तरह से पेपर में अगर तुम कॉन्फ्लिक्ट टाइप में खड़े हो जाओगे ना, एक चीज मैं बोलता हूँ, ये मत, मैं सब बच्चों को बोलता हूँ, कभी पेपर में रिसर्चर बन के मत खड़े होना, स्टूडेंट बन के ही जाना पेपर में। अगर तुम वहां रिसर्चर बन के दिमाग लगाने लग जाओगे ना, तो पेपर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर लोगे अपने माइंड को, क्योंकि वो तुम उसका रिसर्च कर दोगे कहीं ना कहीं ज्यादा ही, ज्यादा ही उसके बारे में सोच दोगे, वो काम खराब हो जाएगा। हाँ जी 48th बोलो, जल्दी बोलिए 48th का आंसर क्या होगा। When we know the firm must be producing at a minimum point of the average cost curve and also productive efficiency, बताइए क्या होता है, बताइए जल्दी बताइए। MC इज इक्वल टू AC या MC इज इक्वल टू MR या AR इज इक्वल टू MR या AC इज इक्वल टू AR, बताइए बताइए जल्दी बताइए। 48th का आंसर दीजिए हिमांशु, 48th का आंसर क्या आना चाहिए, कंफ्यूजन था सर इसी वाले में। बताओ बाकी बताओ। ओजस क्या आना चाहिए, मेरा भी कंफ्यूजन है सर इसमें। ओजस क्या आना सर चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक बात बताओ, when dash we know that the firm must producing at a minimum point of average cost curve, ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पे, सो देयर विल बी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, उसकी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कैसी है बताइए। AC और AR, AC इज इक्वल टू AR कह रहा है, या MC इज इक्वल टू AC। अब मेरे को इस बात का आंसर दो, जब हम नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं तब होता क्या, पहले तो ये मुझे बताइए, नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं तब होता क्या, बताओ बताओ भाई, एक बार ग्राफ याद करके देखो अपने दिमाग में, क्या होता था, कैसा ग्राफ होता था। MC is equals to ATC। MR इक्वल्स टू ATC। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ रफ में, बताइए अब ये क्या थी। हाँ जी यही थी, बोलो। यस सर। और अगर ATC को मैं एवरेज कॉस्ट बोल दूं तब में कोई डिफरेंस, नो सर। बोलो भाई कोई डिफरेंस। नो सर। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, MC कट MR फ्रॉम बिलो, MC इज इक्वल टू क्या आ रहा है MR, और AC इज इक्वल टू MR भी तो आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ। और MC इज इक्वल टू MR भी आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ भी बताओ, खुद सोच के देखो एक बार, दिमाग लगाओ एक बार, बोलो नहीं रिप्लाई तो मैं दूंगा। तो सारी आ रही फिर तो। फिर तो दिक्कत क्या आ रही है, तो फिर AC इज इक्वल टू AR का क्या रोल होगा, बताओ। AC इज इक्वल टू AR का तो कोई रोल होता ही नहीं। याद करो मैंने क्या बताया था, जब हम काम कर रहे होते थे तो हमें सबसे पहले किसके ऊपर काम करते थे, थ्योरी ऑफ कॉस्ट पे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेज कब एंड होती थी मुझे बताना, कब एंड होती थी, जहां कहां पर क्या होता था, MC और एवरेज बराबर आ जाते थे, वहीं एंड होती थी, बोलो। कौन सा सर। वासु एक बात का आंसर दे, एक बात का आंसर दे, जब तक MC घट रही होती है तो प्रोडक्शन कर रहा होता है ना। यस सर। और जब MC MR के बराबर आ जाती है तो प्रोडक्शन रोक देता है ना। यस सर। तो फिर क्यों रोक देता है, क्योंकि सर उससे आगे कॉस्ट ज्यादा जाएगी हमारी। तो जब तेरे को पता है जब तेरे से उससे आगे कॉस्ट ज्यादा जाएगी तो फिर नेचुरल सी बात है MC AC के बराबर आ जाती है, तो नेचुरल सी बात है वही सिचुएशन क्या कहलाती होगी तेरी, बता वही सिचुएशन क्या कहलाती होगी तेरी, एट ए मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व भी तो होती होगी साथ में, अभी भी नहीं समझ में आया, वो मिनिमम पॉइंट नहीं होती होगी एवरेज कॉस्ट कर्व का, या नहीं होता होगा। नॉर्मल प्रॉफिट में एक बात का आंसर दो सभी बच्चों, मुझे बताइए, हम ये जानते हैं नॉर्मल प्रॉफिट में आप हर कर्व को देखिए, हम हर कर्व में नॉर्मल प्रॉफिट जब भी बना रहे हैं वो एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट होती है साथ साथ, क्यों होती है, क्योंकि उसके बाद अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो मार्जिनल कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी, अब भी नहीं समझे, बताओ। नो सर। एक सेकंड आंसर दो, तुम बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाते, बिल्कुल नहीं लगाते सच में, सारा कुछ छोड़ देते हो हथियार के तौर पे।
सर फिर इसका आंसर तो सर MC इक्वल्स टू MR भी तो हो सकता है सर, ऑप्शन सी। पहले एक कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, फिर बात करेंगे। स्क्रीन शेयर होगी? हाँ नो जी, सर। स्क्रीन यस सर। शेयर। हाँ जी, स्क्रीन शेयर होगी सबके पास? Yes, sir. sir. अब मुझे इस बात का आंसर देना, ध्यान से देखो। ये क्या थी? इक्विलिब्रियम पॉइंट था, बताओ, बोलो। नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में हम कैसा कर्व बनाते थे? यही बनाते थे, यस सर। बताइए, यस और नो? हाँ जी, सब लोग यही कर रहे थे। Yes, sir. मोनोपोली में क्या कर रहे थे? बताइए, मोनोपोली में क्या कर रहे थे? अब कैसा कर्व बना रहे थे? हाँ भाई, अब कैसा कर्व बना रहे थे? बोलो, यस और नो? यस सर। सब लोग बताइए। हाँ भाई, हिमांशु यही बना रहे थे। Yes, sir. अब कैसा कर्व बना रहे थे? ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अब सब में मुझे बताना, मिनिमम कॉस्ट नहीं, एवरेज कॉस्ट की। मैं हाथ से बना रहा हूँ, थोड़े से रफ से। बताओ भी, कैसी कर्व है? मिनिमम पॉइंट नहीं है। क्यों है मिनिमम पॉइंट, बताओ नॉर्मल प्रॉफिट में? जब सबकी कॉस्ट उसके बाद बढ़नी शुरू हो रही है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी तो रेवेन्यू ऑब्वियस है, एवरेज एमसी बढ़ जाती है उस पॉइंट के बाद। बताओ। पर जबकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में आप क्या कर ले होते हो? प्राइस ज्यादा ले लेते हो, कॉस्ट या कभी भी मिनिमम आए आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। अब समझ में आ रही मेरी बात? बोलो, बोलो। सर एक बार दो, रिपीट कर। एक बात का आंसर दो मुझे। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा आता है, मेरे को एक बात का आंसर देना, तो बिजनेस में अगर प्रॉफिट ज्यादा आता है तो उसमें कॉस्ट से कंपेयर करने की जरूरत ज्यादा पड़ती है कि अगर प्रॉफिट कम आता है और जब कॉस्ट के बराबर आ जाता है तब आप सर्वाइव कर पाते हो नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में? तब आपको नेचुरल सी बात है, एवरेज कॉस्ट को मिनिमम लाना पड़ता है। इस बात का आंसर दो मुझे, बोलो। अगर आप पहले से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं या आप लॉसेस में हैं, तो दोनों में आपकी कॉस्ट मिनिमम हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बट नॉर्मल प्रॉफिट में तो आपकी कॉस्ट मिनिमम आती है, तभी तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आता है, नहीं तो अदरवाइज कॉस्ट मिनिमम नहीं आएगी तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? आप बताइए। हाँ जी, हिमांशु, खुशी, करो एक्सप्लेन। स्नेहा, साक्षी, नहीं समझ में आ रहा? यस सर। क्या समझ में आया, बोलो। सर क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट वैसे भी एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पे ही कट करती है, उसके बाद हमारी दोनों कॉस्ट बढ़ जाती है। क्योंकि अगर मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है तो नेचुरल सी बात है, एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रही होगी। यस सर। और अगर नॉर्मल प्रॉफिट है तो नेचुरल सी बात है, उसका मिनिमम पॉइंट ही होगा। बताओ। यस सर। जब मिनिमम पॉइंट होगा तो फिर ऑब्वियस है, इसमें ऑप्शन भी क्या आना चाहिए? आप बताइए, बताओ। हाँ भाई, हाँ भाई, बता सर भी। मार्जिनल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट ये ऊपर वाला तो ना होगा फिर? एक बात का आंसर दे मुझे, एक चीज सिंपल सी बात का आंसर दे। जब हम जानते हैं कि मिनिमम पॉइंट है किसका, एवरेज कॉस्ट का नॉर्मल प्रॉफिट में, ठीक है, तो वो एमसी और एमआर को भी तो बराबर, एमसी और एसी को भी तो बराबर कर जाता है उस पॉइंट पे आके, या नहीं करेगा? मुझे इस बात का, एमसी एमआर से क्या रिलेशन में आती है? एमसी एमआर से तो रिलेशन में आ ही नहीं रही है, क्योंकि एमआर से एमसी से इक्विलिब्रियम पॉइंट को दिखाती है, बट एवरेज कॉस्ट के बराबर आ जाता है जब नॉर्मल प्रॉफिट होता है या नहीं होता? पहले ये बता। यस सर। तो नेचुरल सी बात है, फिर इसका आंसर बी क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे बता कॉस्ट देशांक। का कॉस्ट के साथ रिलेशन कर रखा है ऐसे तो फिर कॉस्ट के साथ ही तो रिलेशन होगा, नॉर्मल प्रॉफिट में होता ही यही है।
जहां कॉस्ट भी मिनिमम आ जाती है, मिनिमम नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल में सिचुएशन ही यही है, जब कॉस्ट कम होती है नेचुरल सी बात है रेवेन्यू अपने पास ही एमसी एमआर को बराबर हो जाती है, वो तीनों पॉइंट एक लेवल बराबर आ रहे होते हैं, तभी आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट बनता है। वैसे तो नॉर्मल प्रॉफिट बन ही नहीं सकता। आप सुपर नॉर्मल में ऐसी कोई दिक्कत आती ही नहीं, क्योंकि सुपर नॉर्मल में क्या होता है, चाहे आपकी कॉस्ट अभी कम आई हो चाहे ना आई हो, अगर एमसी कट करगी ना एमआर को, तो उसी पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, एआर, और नेचुरल सी बात है उसी पे सारा बचा हुआ पैसा क्या हो जाएगा, सुपर नॉर्मल हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है गुरमीत क्या कर रहा है भाई? हाँ जी, अब समझ में आ रहा है? रब कर इसको, बोलो अब समझ में आया? दिशांक थोड़ा थोड़ा सर। एक बात का आंसर देना, जब तीनों लेवल एक साथ आएंगे कॉस्ट के तभी तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा, अगर तीनों लेवल एक यस साथ सर। नहीं आते तो नॉर्मल प्रॉफिट हो ही नहीं सकता बच्चों, खुद सर सोच के सी देखो। ऑप्शन क्यों नहीं आया? सी ऑप्शन कैसे आ जाएगा बताइयो? सर मार्जिन कॉस्ट मार्जिन डिवाइडेड के भी तो इक्वल है, एमसी कॉस्ट टू एमआर भी तो है सर। सी ऑप्शन पढ़ियो क्या है? सी एमसी कॉस्ट ऑप्शन टू एमसी एमआर। इज इक्वल टू एमआर, वो एमआर किसका पॉइंट है? पहली बात तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, इक्विलिब्रियम। तो उसका यस नॉर्मल सर। प्रॉफिट से क्या लेना देना? अब बता। सर उस पॉइंट पे होता तो है ना सर, जहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होता होना है। तो तीनों ही बराबर है, मैं तो कह रहा हूं, बट यस व्हेन सर। द फर्म मस्ट बी प्रोड्यूसिंग एट ए मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, तो नेचुरल सी बात है प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तो एमसी और एसी के साथ ही निकलेगी ना, उससे एमआर का क्या लेना देना? एमआर तो हम रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। अब मुझे बता इस बात का आंसर दे यार, दोनों कंसेप्ट में डिफरेंस है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी किससे देखेगा तू मुझे बताइयो? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बैठ के तू रेवेन्यू के साथ कंपेयर करके देखेगा या अपनी कॉस्ट के साथ कंपेयर करके देखेगा? अब बता बता बच्चा। पोस्ट के साथ सर। मुझे एक बात का आंसर दो बच्चों, मैं अगर ये सोच रहा हूं बैठ के कि मेरे को ये देखना है कि मेरे पास जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उस बच्चों का कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट क्या आना चाहिए, कितने बच्चों में मेरा ब्रेक इवन आना चाहिए, तो मैं कॉस्ट के साथ ही कंपेयर करूंगा ना, रेवेन्यू तो बाद में देखूंगा उसका। बताओ बोलो। कॉस्ट को और तो सर एमसी अगर एमआर को ही तो बराबर, एमसी और एसी को ही तो बराबर करूंगा। हाँ जी बोलो भाई, अब बोल वासु। अगर अगर सर प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ना लिखा होता, सिर्फ इसमें तो ये फिर बोल। आंसर फिर तो जो मर्जी बना लेता। अब बोल नेक्स्ट, अगले वाले पे देख ले, नहीं लिखा हुआ अगले वाला पढ़ो, वही सेम पॉइंट अगला वाला फिर है, पढ़ो अब क्या बना सकते हो, अब बना लो जो मर्जी बना लो। व्हेन डैश देयर विल बी लोकेटिव एफिशिएंसी, ध्यान से पढ़ना, देयर बाय द कॉस्ट ऑफ द लास्ट पॉइंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्राइस ऑफ कंज्यूमर विलिंग आर पे। तो बताइए अभी पढ़ के हटे थे हम, बताइए क्या होता था जब बराबर हो जाते थे कंज्यूमर पे, द राइट गुड्स आर बीइंग सोल्ड टू द राइट पीपल एट द राइट प्राइसेस, तो क्या होता था बताइए? एमसी इज इक्वल टू क्या होता था बताना? यार हाँ जी, किसके बराबर हो जाता था? प्राइस के इक्वल। बोलो भाई, किस किस को डाउट है इसमें? हाँ जी क्लियर है सर। बताओ भाई, और बोलो। हिमांशु बोल भाई, Yes. बताओ भाई इसमें डाउट क्या है? कहता है व्हेन देयर विल बी लोकेटिव एफिशिएंसी मींस द कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट इज एग्जैक्टली टू द प्राइस ऑफ कंज्यूमर तो पे फॉर इट, तो नेचुरल सी बात है ऑब्वियस है एमसी इज इक्वल टू किसके पास है? एग्जैक्टली द कंज्यूमर, जो प्राइस वो पे कर रहा है, तो एमसी इज इक्वल टू किसके बराबर होगी? एआर के। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए कुछ हद तक प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की वजह से? हाँ भाई कुछ कुछ समझ आए होंगे, दोबारा पढ़ के देखना आ जाएगा। एग्रीकल्चर गुड्स मार्केट डिस्पाइट द कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोज टू, एग्रीकल्चर गुड्स कौन से मार्केट में आती हैं ज्यादातर? परफेक्ट कंपटीशन। क्यों आती हैं? क्योंकि शुगर किस में आती है ज्यादातर? सेम ही टाइप के सब प्रोडक्ट है, मतलब कुछ है ही नहीं, सेम ही मतलब टाइप के प्राइस भी प्रोडक्ट्स हैं सेम और है। सेम ही चीज प्राइस पे बिक रहे होते हैं बाजार में। व्हीट कैसे बिकती है? सेम ही रेट पे बिकती है, मैंने सुना है 2000 रुपए किलो क्विंटल होती है, 2000 क्विंटल के हिसाब से बिकती है, 2000 रुपए क्विंटल के हिसाब से बिकती रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट, बताइए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता कॉम्पिटिटिव मार्केट का? देयर आर बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, ऑफर्ड फॉर द सेल्स लार्जली द सेम, और या फिर आपके पास फर्म्स जनरेट स्मॉल बट पॉजिटिव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। होता है कहीं कॉम्पिटिटिव मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हो आप? नो सर। नो सर। Which of the following market would most closely satisfy the requirement for a perfect competitive market? बताइए कौन सी मार्केट मोस्ट क्लोजली सेटिस्फाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट? इलेक्ट्रिसिटी, केबल टेलीविजन, कोला या मिल्क, जो सेटिस्फाई कर रही है रिक्वायरमेंट ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? मिल्क सर। मिल्क क्यों? सर बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर और सेलर हैं। और प्रोड्यूसर और सेलर भी हैं, और सर इलेक्ट्रिसिटी buyers मोनोपोली में चली जाती है, यस केबल सर। टेलीविजन में ऐसे भी चला जाता है, और कोला लिगोपोली में चली जाती है। केबल टेलीविजन किसमें जाएगा? केबल टेलीविजन भी आपके पास कुछ अलीगोपली में ही रह जाएगा, कुछ 3-4 ही मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर होंगे। एयरटेल है, और कौन सा है? एयरटेल का आता है, डिश टीवी, और किसका आता है?
टाटा स्काई का टाटा स्काई का सर। 4-5 होके मेरे ख्याल से गिन लेना हाथ पे, मेरे ख्याल से तो ये नहीं है, आके देख लेना, मेरे ख्याल से और तो बहुत कम है। और बताइए 53 बताइए। हाँ जी 53। द कॉम्पिटिटिव फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट व्हेन इट्स प्रोड्यूस आउटपुट टू द पॉइंट वेयर, कॉम्पिटिटिव फर्म कहां पर करना चाहेंगी प्रॉफिट्स को? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू, या मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक, ये तो हमेशा यही रहेगा, इसको मत चेंज करना कभी भी। हाँ जी। The market of hand tools such as hammers, screwdrivers is dominated by draper and Stanley and craftsman. The best market described as, बताइए कौन? ओलिगोपोली, क्योंकि सर 3 है सर। उसके बाद market structure in which many firms sells products that are similar but not identical is known as, बताइए आंसर क्या आएगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। When oligopolistic individually choose its level of production to maximize its profit, it charges a price. Then बताइए, जब वो choose the price of production, maximize the profit, बताइए क्या करना चाह रहा है? Maximize करना चाह रहा है profit, आपको profit को, charge a price that less than the price charged by the monopoly, more than the price charged by the competitive market, या more than the price charged by the monopoly market। एक बात बताओ क्या करते हैं? When oligopolistic individually choose at a level of production, तो क्या करना चाहेगा? Oligopoly और मोनोपोलिस्टिक से ज्यादा किससे? ऑब्वियस है कॉम्पिटिटिव प्राइस से क्या करना चाहेगा? ज्यादा। और ओलिगोपोलिस्टिक से क्या करना चाहेगा? सॉरी मोनोपोली से क्या करना पड़ेगा? लेस। यही होता है ना, आपने पढ़ा भी है, दोनों मार्केट का ऑब्वियस है कॉम्बिनेशन होता है। ये दो मार्केट्स होती है, कौन कौन सी मार्केट्स होती है? जैसे परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, मोनोपोलिस्टिक की बात करें, तो नेचुरल सी बात है ओलिगोपोली में यही करते हैं वो लोग, बड़ा सोच समझ के चलते हैं। वो मोनोपोली से कम चार्ज कर लेते हैं प्राइस, पर कॉम्पिटिटिव वाले से थोड़ा सा ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं वो प्रॉफिट्स को। कोको कोला और पेप्सी ने इतना भी हाई प्राइस नहीं रखा हुआ कि तुम्हें लूट रहे हो, और इतना भी कम प्राइस नहीं रखा हुआ कि उसको बिल्कुल ही हर कोई फर्म आके बनाने लग जाए। मुझे समझ में आ रही है मेरी बात? कितनों को समझ में आया ये पॉइंट? हाँ जी, यस और नो में आंसर देना। यस सर। समझ में आया? क्योंकि वो ऐसे ही करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं गिराते प्राइस को ताकि हर कोई आके घुस जाए। कभी ऐसे देखा कोको कोला ब्रांडिंग पे इतने पैसे खर्च कर देती है, रेट नहीं कम करती, क्योंकि उसको पता है ब्रांड बना रहना चाहिए। अगर ब्रांडिंग पे पैसा ना खर्च किया और रेट कम कर दिया ना, 4 रुपए 5 रुपए पे कोको कोला आ गई, तो सारे बनाने लग जाएंगे कोको कोला। अब ब्रांड इतना बड़ा खड़ा कर रखा है ताकि सबके दिमाग में रहता है, एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ी कर देती है। चाहे वो 2 रुपए की पेप्सी होती है जो 50 रुपए में बिकती है, वो लोग पीते हैं इसी वजह से, क्योंकि नेचुरल सी बात है उसने ब्रांड पे पैसे खर्च कर रखे हैं। अब बात मेरी समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? यस सर। In the long run equilibrium of competitive market, firm operate at, बताइए long run equilibrium of the competitive market, firm कब operate करती है? Intersection of MC और MR, their efficient scale, या zero economic profit, या all of these answers are profit। long run में कैसा हो जाता है? हम MR MC के बराबर होता है, ये भी बात पता है, और जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट पे भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाता है उसी को, और एफिशिएंट स्केल पे काम करते हैं। तो क्या आएगा आंसर? Which of the following is not characteristic of monopolistically competitive market? बताइए क्या होता है monopolistically competitive market में? अब नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं लॉन्ग रन में, या नॉर्मल होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल भी नहीं होगा, अब नॉर्मल कभी भी नहीं होते बच्चों। इन वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, बहुत छोटी सी मार्केट है, तो बताइए सप्लाई इज फिक्स्ड, डिमांड इज फिक्स्ड, डिमांड एंड सप्लाई आर फिक्स्ड, नन ऑफ द अबव। सप्लाई फिक्स्ड, क्योंकि शॉर्ट पीरियड मार्केट है। यस सर। आप आसानी से बढ़ा सप्लाई को नहीं सकते। टाइम एलिमेंट कन्विंस्ड बाय, किसने किया था टाइम एलिमेंट? जल्दी जल्दी बताना, किसने किया था टाइम एलिमेंट? अल्फ्रेड मार्शल या एडम स्मिथ ने? अल्फ्रेड मार्शल। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? सर एक डाउट था सर, टाइम एलिमेंट कौन से टॉपिक में था? कौन से वाला? टाइम डेफिनेशंस में दिया हुआ है ना आपको, डेफिनेशंस में पढ़ो मार्केट की, पढ़ना। आपने डेफिनेशंस लिखी थी, देखी थी, पढ़ी थी मार्केट की, दी हुई ना बच्चों स्टार्टिंग में 3-4 डेफिनेशंस, तो उसमें ही है आपके पास, ध्यान से पढ़ना। ध्यान तूने देखी नहीं होगी, देखी नहीं होंगी। हाँ जी बच्चों, एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू अर्न्ड, बताओ भाई एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? पर यूनिट ऑफ इनपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, डिफरेंस ऑफ यूनिट ऑफ इनपुट, या डिफरेंस यूनिट ऑफ इनपुट? पर यूनिट ऑफ आउटपुट।
TR डिवाइडेड बाय क्या होता है? Q होता है ना? AR बताइए। AR इज symbolically AR डिवाइडेड बाय written. Q. बताइए। AR is also known as Price. Price. marginal Price, revenue can be defined in the change of the total revenue result from. Sale of an additional unit of a commodity. बताओ। Later. E is greater than 1, then MR is. Positive. बताओ भाई, जब E ज्यादा होता है MR से तो बताइए क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव। MR कैसा होगा? इलास्टिसिटी ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, बोलो MR क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव ही होगा। और बराबर होता है तब क्या होती है? जीरो। Zero. और नेगेटिव होता है जब लेस देन 1 होता है। नेगेटिव। Less than. Negative. टर्म मार्केट रेफर्स टू, A यहाँ पर option. बायर और सेलर मिलते हैं और बार्गेन करते हैं प्रोडक्ट को। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज द, बताइए क्या होती है? प्राइस मेकर या टेकर? Taker. Taker. B option. मोनोपोलिस्टिक इज द प्राइस। मोनोपोलिस्टिक कैसे होता है? मेकर होती है, टेकर होती है या एडजस्टर होती है? बताइए। Maker. Maker. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ Monopoly. मोनोपोली। अंडर मोनोपोली। डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइस कैसा होता है? ज्यादा होता है, कम होता है या कंसिडरेबल होता है? Very considerable. या बताओ, सम होता है? ऑब्वियस है, वेरी Very कंसिडरेबल। considerable. कंसीडर करते हैं वो कि कहां पर कितना प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करना है। मतलब ये नहीं है सम है, वो कंसीडर करते ही करते हैं। मोनोपोली वाला हर कोई करेगा आपको कंसीडर, क्योंकि यही से तो कमाई है उसकी, वैसे तो कमाई कर ही नहीं सकता वो। जनरली मार्केट ऑफ पेरिशेबल नेचर लाइक बटर वेजिटेबल्स हैव। बट हमने ये वाली बात तो पढ़ी थी कि Sir. मोनोपोली कोई वो नहीं रखता प्राइस, कभी किसी कोई भी चार्ज कर लेता है। कंसीडर करके ही तो करेगा। जहां पर मार्केट इलास्टिसिटी ज्यादा नहीं है और वहां पर उठा के प्राइस को कर लेगा, पर जहां पर इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, जहां पर बहुत सारे उसके और सारे लोग उसको टक्कर देने वाले हैं या लोग एकदम छोड़ने वाले हैं, वहां कर लेगा? मुझे बताइए, मुझे इस बात का आंसर दे। वहां तो नहीं करेगा। यस सर। मुझे इस बात का आंसर देना ना, वहां तो नहीं हाथ लगाएगा कभी मार्केट को, क्योंकि फिर तो गलती हो जाएगी उससे, फिर तो वो डूबेगा डूबेगा पक्का है, फिर तो बेवकूफ इंटरप्रेन्योर कहलाएगा ना वो। हाँ जी। Yes. जनरली मार्केट फॉर पेरिशेबल लाइक बटर वेजिटेबल्स हैव, कैसी मार्केट होती है? रीजनल, लोकल या नेशनल? Local, sir. हाँ जी। उसके बाद ड्यूरेबल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, टाइम एग्जिट इन द, नेशनल होती है, रीजनल होती है, सेकुलर National. होती है? National market. National. सेकुलर पीरियड इज आल्सो नोन एज, बताइए सेकुलर Very पीरियड long किसको कहा period जाता है? है। लंबे पीरियड को कहा जाता है, शॉर्ट पीरियड को कहा जाता है? लंबे Very पीरियड को long कहते हैं period. हम। स्टॉक मार्केट एग्जांपल किसका है? रेगुलेटेड या Regulated Regulated अनरेगुलेटेड? market. हाँ जी। Regulated market का। Regulated market. रेगुलेटेड मार्केट। मार्केट फॉर अल्टीमेट कंज्यूमर इज आल्सो नोन एज, जहां पर कंज्यूमर मार्केट Retail करता है। market, sir. Retail market. द कंडीशन फॉर प्योर कंपटीशन कैसी होती है? बताइए। लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, और इसके साथ साथ बोथ ए एंड बी, एंड परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। बताइए 79 option. का क्या आएगा? D option. प्योर ओलिगोपोली किसके ऊपर बेस्ड होती है? बताइए। सर 79 में डाउट है सर। बता क्या डाउट आ Yes. गया, बोलो। सर ये सारे ही सही है। हाँ तो मैंने तो डी लगाया इसलिए। सर क्यों? क्यों? लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर भी होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट भी होता है, और परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। बाकी C एक भी हो चीज कह सकता है। सकते हैं, बाकी एक सी इस वजह से हो सकता है कि तीन ही एग्जांपल होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तीनों में। ये है लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, फ्री एंट्री एग्जिट इकट्ठा आ गया। अच्छा हाँ, ये कर सकते हो, ये बात मेरी मान लेना। और सर डी क्यों नहीं हुआ, ये भी बात है। डी इसलिए नहीं हुआ, परफेक्ट अबाउट नॉलेज द मार्केट है ही नहीं उसके कंडीशन में, तीन ही है। जब तीन ही दिए हुए तो हमने तीन ही मान लिए फिर, क्योंकि मार्केट का। हाँ जी ठीक है। कैसे? जब दिए ही तीन हुए प्योर कंपटीशन में, प्योर कंपटीशन में तीन ही फीचर होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का ही पार्ट है प्योर कंपटीशन। प्योर कंपटीशन में सिर्फ तीन ही फीचर हैं। तीन फीचर कौन कौन से? लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, और होमोजीनियस प्रोडक्ट। बस ये तीन फीचर जिसमें होते हैं उसे प्योर कंपटीशन कहा जाता है। ठीक है। प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन, बताइए प्योर ओलिगोपोली किसके ऊपर बेस्ड होती है? होमोजीनियस। होमोजीनियस।
हाँ जी, oligopolies industry is पीछे ना सर 80 का बी ऑप्शन दिया हुआ डिफरेंशिएटेड, वो गलत है सर? प्योर oligopoly कह सकते Yes, हो, sir. होमोजेनियस ही होता है, एक जैसे पेप्सी और कोक होमोजेनियस प्रोडक्ट ही बनाती है। बट सर जो Yes, yes. एक्सप्लेनेशन में होमोजीनियस है और जो हाँ। ऐसे दिया हुआ बी है। मेरे ख्याल से तो एक ही जैसा बनाती है प्रोडक्ट, मैंने तो ऑलवेज एक जैसे ही देखा है, होमोजेनियस प्रोडक्ट ही है, मैंने डिफरेंशिएटेड तो देखा नहीं कभी। हो सकता है गलती से टाइप हो गया, यही कहना चाह रहा है ना? यस सर। बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना टेंशन ना लिया करो, आंसर के चक्कर में पहले ये पढ़ा करो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप अपने आप को गलत मत बनाओ, अगर कंसेप्ट ठीक है तो परेशान मत हो। In oligopoly, when the industry is dominated by one large firm which is considered as a leader of the group, किसको क्या, कौन सी ग्रुप Partial. बताओ भाई, क्या कहा जाता है? पार्शियल सिंडिकेटेड बताए थे मैंने सारे, बताओ भाई क्या होता है, कौन सी इंडस्ट्री Partial. कहलाती है? पार्शियल। Partial oligopoly. When the product are sold through the centralized, उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रलाइज होता है। Syndicated. Syndicated oligopoly. एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। When the monopolist divide the consumer into the separate sub market and charges different prices in the, इसे क्या कहा जाता है? तो आपको एक बार क्या कहा एक्सप्लेन कर जाएगा? दो टॉपिक। जब मोनोप्लिस्ट डिवाइड कर रहा है कंज्यूमर को सेपरेट सब मार्केट में एंड चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस इन द डिफरेंट सब मार्केट्स, सब प्राइसेस से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करके ले रहा है। अब बताइए इसको कौन सी डिग्री कहा जाएगा? पहला फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या था? हाँ भाई हिमांशु बता भी, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या था? याद नहीं। बताओ। एक बार ये वाला टॉपिक बता दोगे, फर्स्ट डिग्री कौन सी होती है, सेकंड कौन सी होती है, बताया था थर्ड कौन मैंने, सी? अभी बताया था। डिस्क्रिमिनेशन पे देखो डिग्रीज लिखी हुई है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, निकालो नोट सामने निकालो, अभी बता देता नहीं हूँ। है सर उसमें, लिखी हुई है, लिखा ही नहीं था मैं तब। फर्स्ट नहीं डिग्री, लिखा है सर। सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आपके पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में 3 डिग्रीज के ऊपर काम किया जाता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, आपके पास अलग अलग मार्केट से अलग अलग रेट चार्ज करते हैं। सेकंड डिग्री में आके वो लेते हैं अलग अलग मार्केट से, पहले अलग अलग मार्केट का अलग अलग सब मार्केट बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद उनसे अलग अलग रेट चार्ज करना कोशिश करते हैं ताकि उनको मार्केट को अलग अलग किया जा सके। जैसे एप्पल ने कर रखा है, एप्पल ने क्या कर रखा है, पहले कुछ देशों के अंदर अलग अलग रेट पे बेचना शुरू किया, अब अलग अलग रेट से अलावा अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल्स भी बांटना शुरू कर दिया। अब समझ में आई मेरी बात? तो वो थर्ड डिग्री में जाके आता है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, वो पहले क्या करते हैं, सिंपली आपको अलग अलग रेट ऑफर करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रेलवे में देखा है, रेलवे क्या करती है, ऑब्वियस है फर्स्ट क्लास के ज्यादा चार्ज कर लेती है, पैसेंजर के कम चार्ज कर लेती है। अब अगला वाला स्टेप क्या होगा रेलवे का, कि अब कुछ टाइम बाद क्या करेगी कि अगर जैसे एयरपोर्ट में होता है, 1 महीना पहले बुकिंग कराओगे एयरप्लेन में तो सस्ता रेट मिलेगा, अगर 1.5 महीना बाद पहले कराओगे और सस्ता मिलेगा, पर अगर लास्ट के 1 दिन पहले जाओगे तो ज्यादा रेट चार्ज किया जाएगा। कभी एयरप्लेन की टिकट बुक करा के देखना, ऐसा ही होता है हमेशा। ऐसे होता है। तो वो क्यों ऐसा किया गया, इसी वजह से वो थर्ड डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन लगा जाते हैं। फिर कहते हैं मार्केट में बांट दिया हमने, सब मार्केट को अलग अलग मार्केट्स में डिवाइड कर दिया, अब अलग अलग रेट, मतलब फर्स्ट डिग्री में तो नॉर्मल नॉर्मल अलग करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर उनको क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स में बांटते हैं और फिर उनसे अलग अलग रेट ऑफ लेना चार्ज करना शुरू कर देते हैं। अब समझ में आई मेरी बात को? अब तुम कभी भी देख लेना कि कभी भी जब तुम ट्रेवल करते हो, बाय एयर ट्रेवल करके देखो, तो एक हमारे जैसे लोग होते हैं और एक बड़े रिच क्लास के पीपल्स लोग भी होते हैं, वो उसी टाइम टिकट बुक करा के आए होते हैं अभी 10 मिनट पहले। ऐसे से भी लोग मिलते हैं वहां। एक हमारे जैसे भी होते हैं जो महीने पहले प्लान करते हैं, हमें कहीं घूमना जाना है यार, टिकट बुक करा ले, सस्ती मिल रही है। अब समझ में आ रही है बात? हाँ जी, सबको समझ में आया अब कौन सी डिग्री का क्या रोल है? थर्ड डिग्री आएगी सर इसमें। बाकी हमारे पास सिलेबस में, अब बताओ, अब कहता है अंडर मोनोपोलिस्टिक विल फिक्स ए प्राइस एंड विल टेक अवे द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। अब क्या, कौन सी डिग्री होगी? अब अभी बांटा नहीं है उसने मार्केट को, अब बताओ कौन सा सरप्लस तो होगा? फर्स्ट ही होगी। क्यों बताओ आंसर क्या? स्टार्टिंग में तो सर हाँ तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? फर्स्ट क्यों होना चाहिए? हाँ फर्स्ट होगी, ठीक है, क्योंकि अभी तो सिर्फ बांटा नहीं है। यस सर। अब अगला, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किससे रिलेटेड है? बताओ भाई, इनकम से, साइज से, टाइम से, बताओ भाई। यस, कुछ भी करा सकते हो, तीनों डिग्री चलती हैं, कुछ भी लगा लेते हैं। मैंने बताया एयरपोर्ट वाले ऐसे ही करते हैं, हमेशा करते हैं। आप लास्ट मिनट पे चेकिंग करोगे 45 मिनट पहले, तब भी घुसा लेंगे, पैसे चार्ज कर लेंगे, बस कहेंगे ये हमारी सर, आप ग्रीन पैनल से नहीं आए हो, आप रेड पैनल से नहीं आए हो, पता नहीं कितने सारे पैनल बनाए होते हैं ना बच्चों चेकिंग करने। कौन कौन से बाय एयर ट्रेवल कर चुका आज तक? कर चुका हूं। तो कितने चैनल होते हैं, अलग अलग चैनल होते हैं ना, 1-1.5 घंटा पहले जाने वाला एक ऑनलाइन चेकिंग भी हो जाती है। पैसे दे दो यार, उनसे जो मर्जी करवा लो उनसे। और तो ये भी एक और तरीका है। क्या कह रहे हो?
सर पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। अब और भी एक तरीका मैं बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी मम्मा को बोला है कि सपोज दुबई जाना है उन्हें, तो मैं क्या कहूंगा उन्हें, दुबई आप जा रहे हो अकेले, एयरपोर्ट से बाहर कैसे निकलोगे, अपने आप कैसे बाहर आओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ कहाँ जाओगे। सबसे बढ़िया एक आजकल और ऑप्शन है, सीनियर सिटीजन के लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन और चला हुआ है कि आप क्या कर लो, बताओ भाई, वो दे देते हैं वो आपको, वो चेयर दे देते हैं ना, वो अपने आप बाहर तक छोड़ के आते हैं सारे चैनल कवर करा के। देखा है कभी किसी ने? वो भी बढ़िया तरीका पकड़ रखा है आजकल लोगों ने। 2-4 हजार और एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं, 5,000, भाई उनका काम है ये। यही तो चीज के पैसे कमाते हैं, और वैसे कहाँ कमाई जाती है। वैसे तो बेचारे 2500 की टिकटें बेच बेच के तो दिल्ली टू बॉम्बे तो पागल ही हो जाएंगे। फॉर्म एंड इंडस्ट्री आर वन एंड आर इन द सेम, बताइए किसमें होती है वन और Monopoly. सेम? मोनोपोली में सर, हाँ, मोनोपोली Monopoly. तो आंसर इज डिमांड करा हुआ मोनोपोली फॉर्म विल, बताइए Downward sloping. कैसा होगा? गिरता ही होता है, क्योंकि गिर के ही काम चलता है उनका, रेट को कम ज्यादा करके ही तो मजे लेते हैं वो। 88 बताओ, एवरेज कॉस्ट इज हायर देन द एवरेज रेवेन्यू, बताओ भाई। Normal loss. नॉर्मल लॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस में क्या आएगा फर्क? अब नॉर्मल लॉस वो होता है जिसमें एवरेज कॉस्ट भी कवर नहीं होती, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं होती, वो अब नॉर्मल है। वेरिएबल कॉस्ट नहीं होती सर। हाँ, शटडाउन ठीक पॉइंट है। पे आ चुके हो तो एबनॉर्मल लॉस होते हैं, शटडाउन पॉइंट पे होते हैं। हाँ, तो अब नॉर्मल लॉस पे आ जाते हो, फिर तो बिल्कुल शटडाउन पॉइंट पे आ गया, अब नॉर्मल है, अब तो आप बिजनेस बंद होने की कगार पे आ गया, और क्या रह गया? अपने अकाउंटेंसी में बताया था वो वाला लॉस नहीं कह सकते abnormal. अरे अकाउंटेंसी कहाँ से आ गया इसमें? हाँ यार, कहाँ कहाँ कनेक्टेड नहीं मारते हो आप सारे। बताए नहीं सर वहां पे भी नहीं नहीं abnormal. नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताओ भी कौन सी डी स्टेटमेंट करेक्ट? ऑप्शन, एन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ मेनी फर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बताओ भाई कौन सी इनकरेक्ट है? मोनोपोली में देयर इज नो डिफरेंस इन द इंडस्ट्री फॉर्म, ये तो एक ही बात है। और बोलो कौन कौन सा है, पढ़ के बताओ फटाफट मुझे। कमोडिटीज ऑफर्ड फॉर सेल अंडर ए परफेक्ट कंपटीशन आर हेटेरोजेनियस, कैसी होती है परफेक्ट कंपटीशन में? होमोजेनियस होती है, हेटेरोजेनियस तो कहीं से नहीं होती यार। While analyzing the Marshall measure of consumer surplus, ये कहाँ ले आए कंज्यूमर सरप्लस? देखो अब देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं। कंज्यूमर सरप्लस, बताओ बच्चों सरप्लस कब होता था? जब आप प्राइस ज्यादा चार्ज कर रहे होते थे, किससे? ऑब्वियसली यूटिलिटी से, याद आया प्राइस कम सबको? होता था बट हमें यूटिलिटी ज्यादा मिलती थी. यूटिलिटी ज्यादा मिलती थी, तो ऑब्वियस है। अब बताइए क्या होना चाहिए इस पे, इस केस में क्या होना चाहिए? मोनोपोली में ऐसा होता है, मोनोस्पोनी में होता है, परफेक्ट कंपटीशन में होता है, इनपरफेक्ट कंपटीशन में होता है? इसका आंसर बताना। डाउट है. नहीं डाउट है, कोई डाउट नहीं है। चीनी सस्ती है महंगी है? सस्ती है सर, यूटिलिटी ज्यादा नहीं है? बहुत है सर। बी ऑप्शन, परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करती है, इसलिए तो सस्ती है। अगर कंपनी ने डिसाइड करना कौन से होता टॉपिक में सर, कंज्यूमर सरप्लस? तो यूटिलिटी वाले टॉपिक में, अभी डिमांड सप्लाई यूटिलिटी में आता है। हाँ जी, लुट जाते, सच बता रहा हूँ। एक आम आदमी चीनी खा सकता था? बोलो भाई, पॉसिबल नहीं है। चीनी 40 रुपीज बिकी इसीलिए रही है क्योंकि वो किस मार्केट में आती है? परफेक्ट कंपटीशन परफेक्ट मार्केट। कंपटीशन में। नहीं तो अब तक तो दिवाली निकाल दिया था। और तेल भी कितने रुपए में मिलता? 600 रुपए मिलता, पक्का कह रहा हूँ ये बात। ये बहुत बड़ा फर्क है। अब आपके सामने ही है, एनर्जी सेक्टर में एंटर कर रहे हैं ना बहुत सारे लोग। अभी रिलायंस भी एंटर कर गया, अडानी तो पहले ही ऑलरेडी है एनर्जी सेक्टर में। तो क्या होगा, एनर्जी के रेट बढ़ेंगे आगे या गिरेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के बढ़ेंगे। बढ़ेंगे भैया, कमाने हैं उन्होंने, छोड़ना थोड़ी उन्होंने। उनकी कमाई कैसे निकलेगी? कॉर्पोरेट सेक्टर की सैलरीज कहाँ से निकलेंगी? पता नहीं, मतलब ही नहीं है सस्ते हो जाए। पर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी क्या है इंडिया में? बहुत सस्ती है बच्चों, बहुत सस्ती है। 5-6-7 रुपए पर यूनिट मिल जाती है, आप सारा दिन एसी में बैठ जाते हो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको सच में बताएं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत पड़ती है। गवर्नमेंट आधी चीजें बहुत फ्री बांट रही होती है, तो वो तो बाद में, तभी तो गवर्नमेंट इसको कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज कर रही है कि परेशान हो गए उनसे। अदरवाइज देखा जाए इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बेचना इतना आसान नहीं है, और ऊपर से लोग चोरी भी करते होंगे कि नहीं? बहुत सर। एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड अंडर, बताइए कौन सी में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती? किस में एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती? परफेक्ट कंपटीशन में। माल बचता ही नहीं है, सच बता रहा हूँ, माल बचता नहीं है। चीनी जितनी मर्जी बना लो, बिक जाती है सारी। एवरेज प्रॉफिट इज द डिफरेंस ऑफ, किसका डिफरेंस है एवरेज प्रॉफिट? बताइए। एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू। एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू। यस सी ऑप्शन. अब अगला, परफेक्टली कंपटीशन फर्म इंडस्ट्री आर गोइंग इन द लॉन्ग रन। सर 93 था ना सर एक बार एवरेज प्रॉफिट वाला। बता, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू को तो डिफरेंस होगा एवरेज प्रॉफिट।
जब एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता था एवरेज रेवेन्यू, तो याद करो वही हमारा पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वाली कंडीशन हो सर जाती ऐसे है। कह सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट हम टोटल कॉस्ट और माइनस टोटल रेवेन्यू एक ही बात है। हाँ जी दिशांक। चलो तो सर समझ नहीं आया सर। यार एक बात बता, प्रॉफिट किसको कहते हैं मुझे बताइयो, प्रॉफिट किसको कहते हैं दिशांक बंसल? जो सर मतलब हम अर्न करते हैं, जैसे सर। रेवेन्यू से ज्यादा कॉस्ट हो यस सर। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू। हाँ सर ठीक है। और दोनों को क्यू से डिवाइड मार दे तो एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट, वो भी तो प्रॉफिट ही होगा। यस सर ठीक कहाँ खोए रहते हो यार तुम, थोड़ा तो माइंड लगाते रहा करो। बिल्कुल सिंपल है, और करा के दिखाया था क्लास में, दिखाया था ना भाई बच्चों मार्केट्स में एवरेज क्यों लिया जाता है, ये भी करके दिखाया हुआ मेरी क्लास में। आगे बोलो। When the perfectly competitive firm and industry are going in the long run, then बताओ भाई, अब बताओ क्या होगा? बताओ, डिमांड AR MC SMC बराबर होता है या क्या होता है बताओ भी, SAC बराबर होता है या क्या होता है बताओ? सर। SAC और LAC क्या होता है सर? ये SAC का मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये सब बराबर होते हैं। बताओ किसमें? Yes, sir. ऑब्वियस है, ऑल ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में परफेक्ट कंपटीशन कैसा ऑन करता है? नॉर्मल प्रॉफिट। कैसा ऑन करता है? नॉर्मल Normal प्रॉफिट। profit, sir. तो नेचुरल सी बात है आंसर। All of the above. इन मोनोपोली में SMC और सर LMC। SMC शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और LMC लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। इन मोनोपोली द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज एंड मार्जिन कर्व रेवेन्यू इज, मोनोपोली में क्या होता है? एवरेज ज्यादा होता है, मार्जिनल कम होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, या मार्जिनल ज्यादा होता है एवरेज कम होता है? बताओ जल्दी जल्दी आंसर। एवरेज ज्यादा होता है, मार्जिन कम। एवरेज ज्यादा होता है। एवरेज ज्यादा होता है किससे? मार्जिन से। उसका काम ही यही होता है, मार्जिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहे कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज ज्यादा बढ़ता रहना चाहिए। सारी मार्केटों में बेचो सारी, क्योंकि उनको पता होता है पैसा इसी से कमाया जाएगा, इसीलिए कभी सस्ता करते हैं कभी महंगा करते हैं। हाँ जी, एयरलाइंस वाले क्या करते होंगे? शुरुआत में महंगी टिकट रख, सस्ती टिकट रख दी, 120 की कैपेसिटी है मान लो एक इकोनॉमी क्लास में, तो 60 बिक चुकी है, अब अगली 60 से पैसे फालतू ले लेते हैं। होता है या नहीं होता बताओ भाई? और आखिरी 10 से उससे ज्यादा लूट लेते हैं। कहानी वही है, उन्होंने वही पहुंचानी है, उन्होंने एवरेज उन्होंने वही निकाल के रखना है अपना, और एवरेज रेवेन्यू बढ़ा लेते हैं अपना, तगड़ा बढ़ाते हैं। जबकि सर वो खाली भी जा सकती है 10 के 10 अगर कोई आए ना। खाली क्यों भेजेंगे वो? यही तो स्ट्रेटजी है, अगर खाली भेजने पे आगे तो रेट डाउन कर देते हैं, वेबसाइट के थ्रू चलते हैं। कभी आपने देखा है एयरलाइंस की टिकट आपको कहीं किसी काउंटर पे बुक होती हुई? पिछले 10 साल से नहीं बुक हो रही काउंटर से, 10 साल क्या 15-20 साल से, 15-20 साल से इंटरनेट से बुक है वो, .com के जरिए चलती है, क्योंकि चली ही रही है। कभी भी नहीं एयरलाइंस ने आज तक अपने आप को ऑनलाइन की जगह बुकिंग करके किया था, हमेशा से रूल यही रहा था, पहले भी ऐसे ही होता था। बड़े बड़े होटल्स में शोरूम्स होते थे इनके, एयर डैश बोलते थे हमने, एयर डैश की टिकट मिलती थी वहां पर, हमेशा यही चलता था शुरू से ही, 20-20 साल पहले भी यही था और अब भी यही है, ये मार्केट कभी नहीं बदल सकती। हाँ भाई, सेल ऑफ ब्रांडेड आर्टिकल इज कॉमनली सिचुएशन, ब्रांडेड आर्टिकल किस में बेचते हैं ज्यादा? हाँ जी बोलिए, यहाँ तक दिक्कत? आ जाओ, अब एक ग्राफ दे रखा है, बिल्कुल आसान सा ग्राफ दे रखा है, आ जाओ सामने। अब हमारे अग्रवाल साहब परेशान होने वाले हैं, पर और कोई नहीं होगा, 2 मिनट में समझ आएगा अगर ध्यान से समझोगे। परेशान नहीं हो, आराम से पढ़ियो, नहीं तो परेशान हो जाएगा। अब ये बताइए क्या है, मुझे बता। डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व। ओरिजिनल डिमांड कर्व D1 को बोल दूं? यस सर। ये ओरिजिनल है, मतलब इसके बाद ही कुछ होगा। और सप्लाई कर्व ओरिजिनल बच्चों इसको बोल दूं? S1। दे रखे हैं सर क्वेश्चन। चलो ना भी दे रखे हो तो भी मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस सर। अब अगर इधर आ रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है, इधर जा रहा है तो सप्लाई घट रही है, घट रही है सर। डिक्रीज, इंक्रीज, इधर आ रहा है डिमांड, इंक्रीज, सर। इधर डिक्रीज। बताओ भाई, समझ आ रहा है यहाँ तक? तो अब ये कर्व दे रखा है तुम्हारे सामने। अब देखो 1 हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मुझे तो दिख रहा है 1 इक्विलिब्रियम पॉइंट है, डार्क भी कर रखा है, जहां डिमांड और सप्लाई बराबर है। बताइए यस और नो? यस सर। अब मुझे बताना, कहता है वेज रेट ऑफ कोल माइनर्स इंक्रीज, जो कोल माइनर्स में से कोल निकालते हैं उनका वेज रेट बढ़ गया है, प्राइस और नेचुरल गैस घट गई है, और कोल और नेचुरल गैस कहता है सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का। क्या है बताओ भाई बच्चों? सब्स्टिट्यूट है। आस्था, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स होती थी, एक का प्राइस कम होने पर दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है? आस्था सब लोग बताओ भाई, एक का प्राइस कम होने पर दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज। इंक्रीज।
तो मुझे बता प्राइस ऑफ नेचुरल गैस डिक्रीज हो गया तो ऑब्वियस है कोल की डिमांड क्या हो जाएगी? सर बढ़ जाएगी। कोल की डिमांड बढ़ेगी या डिक्रीज होएगी? एक का प्राइस कम हुआ है, रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट में याद करो, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता था, इनडायरेक्ट नहीं होता था, भूल गए हो तुम सब लोग? याद करो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता था। हाँ जी, क्या होता था सब्स्टिट्यूट गुड्स में? वासु अग्रवाल, ये रहा प्राइस कोल का। पहले तो बता लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है वासु अग्रवाल? प्राइस राइज डिमांड डिक्रीज। इसका प्राइस डाउन हो गया नेचुरल गैस का, ये कोल है, सॉरी नेचुरल गैस है, ये कोल नहीं है नेचुरल गैस है। तो अब बता इसी की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा बिकेगी और कोल वाले भी शिफ्ट कर जाएंगे या नहीं कर जाएंगे? बताओ। यस सर। हाँ जी सब लोग बताओ। दिशांक एक बात का Yes, आंसर sir. दो, आपका प्राइस कम हो रहा है तो नेचुरल सी बात है आपकी डिमांड बढ़ेगी, और नेचुरल सी बात है आपका सब्स्टिट्यूट है कोल, और वो वाले भी क्या कर जाएंगे, ओजस क्या कर जाएंगे? बताओ शिफ्ट कर जाएंगे या नहीं कर जाएंगे? स्नेहा शिफ्ट कर जाएंगे या नहीं कर जाएंगे? यस बोलो। सर। हाँ जी नियति बोलो शिफ्ट कर जाएंगे या नहीं? बाकी Yes, लोग sir. बोलो। स्नेहा बोलो भी शिफ्ट कर जाएंगे या नहीं? आशीष, अर्पित, दुआ, एक बात बता यार, तूने प्राइस कम कर दिया अपना, तेरा कोई सब्स्टिट्यूट और अवेलेबल है उसका भी तो कस्टमर तेरे पास आएगा, बता भी अर्पित, दुआ। कहाँ खोए हुए हैं सब लोग? हाँ जी आगे Yes, समझ sir. क्या समझ आया फिर इसका? मुझे आंसर दे भाई मोहित। सही, अगर को अपने प्राइस घट रहा है तो क्वालिटी है वो भी घट रही है। हिमांशु बता भाई, प्राइस ऑफ नेचुरल गैस डिक्रीज हो गया। यस सर। अब बता प्राइस नेचुरल गैस का डिक्रीज हो गया और वेज रेट ऑफ कोल वर्कर्स की इंक्रीज हो गई, तो बताओ जी भी सर। वेज रेट अब जब इंक्रीज हो गई तो क्या होगा? बता भाई। तो सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी अगर वेज Wage रेट sir. किसकी सप्लाई कम हो जाएगी? कोल की सर। कोल की। सर और कोल का वेज रेट बढ़ने से तो नेचुरल सी बात है सप्लाई उसकी कोल की वासु अग्रवाल क्या हो जाएगी? बता भाई। कम हो जाएगी सर। कम हो जाएगी, और आप ऑब्वियस है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर नेचुरल गैस का और नेचुरल सी बात है कोल का नेचुरल गैस का प्राइस प्राइस भी कम हो गया तो नेचुरल सी बात है नेचुरल गैस की क्या बढ़ जाएगी? डिमांड। और Demand हमारी बढ़ डिमांड क्या हो जाएगी? ऑलरेडी कम हो जाएगी, तो जाएगी, हमारी सर। डिमांड भी गिर गई और सप्लाई भी गिर गई, तो दोनों जब गिर गई तो हम कौन से नंबर पॉइंट पे आ गए? ये हमारी पॉइंट नंबर 4 डिमांड पे है, सर। ये हमारी डिमांड है, ऑब्वियस है हम डिमांड भी कम कर चुके हैं और सप्लाई भी कम कर चुके हैं, तो हम कौन से नंबर पॉइंट पे दिख रहे हैं? दिशांक Point 4 बंसल सर। 4th नंबर पॉइंट पे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? दोनों चीजें कम हो रही है Yes, भाई, sir. हमारी सप्लाई भी कम हो रही है और डिमांड भी कम हो रही है। खुशी ध्यान से देखो। हाँ जी सब लोग ध्यान से देखो भाई। हाँ भाई बताओ भाई, सब लोग ध्यान से देखो, हो रही है कि नहीं हो रही है? वासु बता पॉइंट भाई। नंबर 4 पे सर। हाँ पॉइंट नंबर 4 क्या है? मुझे एक बात का आंसर दे, मैं रब करके दिखाता हूँ, इसको रब कर दे, दिखाता हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो, तुम 2 मिनट में समझोगे। पहले ये बता कोल वर्कर्स की सैलरी बढ़ने से क्या होगा? आपकी सप्लाई कम होगी या नहीं होगी? जब वर्कर की सैलरी बढ़ गई है कोल वर्कर की, तो कोल की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी सर। कॉल कम हो वालों जाएगी, आपकी सप्लाई कम होगी, और इसके साथ साथ नेचुरल गैस का प्राइस कम हो गया और उसकी डिमांड बढ़ गई है, और नेचुरल सी बात है हमारी डिमांड और कम हो जाएगी। जैसे ही हमारी डिमांड कम होगी तो हमारा डिमांड की तरफ किधर मूव करेंगे? हम यहाँ आएंगे। डिमांड जैसे ही मूव करेगी और सप्लाई भी ऑब्वियस है यहाँ आ जाएगी, हमारी सप्लाई ये थी तो सप्लाई भी यहाँ आ जाएगी, तो ये दोनों मूव करके 4th नंबर पॉइंट पे आएंगे या नहीं आएंगे? आप बता। यस सर क्लियर है। अब बाकी दिशांक बता भाई, अब आएंगे या नहीं आएंगे? आप बता 4th नंबर पॉइंट पे आएंगे या नहीं आएंगे? यस सर आएंगे, 4th नंबर पे ही आएंगे। सब लोग बताओ भाई, किसी को डाउट है तो? समझ में आया कि हाँ, क्यों कहा मैंने? क्यों कहा ऐसा? क्योंकि जब एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम ज्यादा होता है आस्था, तो नेचुरल सी बात है हमारी डिमांड पे फर्क पड़ता है। उसका ऑब्वियस प्राइस कम हुआ, नेचुरल सी बात है उसने क्या कर दिया, उसकी डिमांड बढ़ गई, तो नेचुरल सी बात है हमारी डिमांड क्या हो गई? ऑब्वियस है कम होगी, हमारी डिमांड कम हो गई, और इसके साथ साथ क्या होगा? हमारी सप्लाई भी कम होगी, दोनों चीजें कम होगी, तो हम 4th नंबर पॉइंट में मूव करके अगला वाला पढ़ना। Yes, sir. कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई तो नेचुरल सी बात है इंफीरियर गुड्स में क्या होता है? इनकम बढ़ने पे क्या होता है? हम डिमांड कम हो डिमांड जाती कम है। कर डिमांड देते डिक्रीज हैं, होती है तो सर। डिमांड कम करेंगे तो ऑब्वियस है D1 हमारा डिमांड करा हुआ है, अब हम ऑब्वियस है कम करेंगे तो D3 पे ही आएंगे। पहली बात तो Yes, ये sir. समझ आ गया, हम या तो 4 पे होंगे या 6 पे होंगे या 9 पे होंगे, वो देख लेते हैं। और कहता है व्हाट इज द पॉइंट मोस्ट लाइकली टू द इक्विलिब्रियम, तो सप्लाई पे supply जब पे कुछ को कहा ही फर्क नहीं पड़ा। गया तो 6th पे ही आएंगे, अगर सप्लाई पे कुछ कहा Yes, होता sir. तो 4th या 9th पे आते हैं, अदरवाइज तो हम 6th पे ही आएंगे। अब समझ में आई बात?
Yes, sir. हाँ जी Yes, बोलो sir. भाई, आंसर इज 0.6. 0.6। ऐसे समझना है नियति, ऐसे समझना है कि हम जो डिमांड कर्व पे खड़े हैं, ऑब्वियसली जब हमारी डिमांड कम होगी तो नेचुरल सी बात है हम 3 पॉइंट पे मूव कर सकते हैं, 4th 6th या 9th। अब तीनों में से तब मूव कर सकते हैं अगर हम सीधा मूव कर रहे हैं तो 6th पे ही आएंगे, बट अगर सप्लाई पे इम्पैक्ट आ रहा है तो या तो सप्लाई बढ़ रही है या कम हो रही है तो या तो 9th पे जाएंगे या फिर ऑब्वियस है 4th पे जाएंगे। अगर ऑब्वियस सप्लाई बढ़ रही है तो नेचुरल सी बात है 9th पे जाते हैं, अगर सप्लाई कम हो रही होती है तो 4th पे जाते हैं। अब समझ में ही नहीं आती? हाँ जी यस सर। बोलो भाई 99th। Assume government has just removed 10% excise duty on goods X। बताओ भाई, जैसे ही रिमूव करेगी X पे ड्यूटी तो बता भाई वासु अग्रवाल क्या होगा? जैसे ही रिमूव कर दी ड्यूटी तो क्या होगा? कॉस्ट कम हो जाएगी सर। कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होगी तो नेचुरल सी बात है सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी सप्लाई तो सर। बढ़ेगी, पक्का हो गया ये तो बात। अब इसका मतलब हम सप्लाई कर्व कौन सा खड़े हैं? 6, 1 और 5 से अब सप्लाई बढ़ेगी तो नेचुरल सी बात है हम 9, 8 और 7 में पहुंच जाएंगे। अब ये देखो 9, 8, 7 के ऊपर पहुंचना है। अब हमारे पास पहली बात है 9, 8 और 7 में 7 और 8 आंसर है, 9 तो है ही नहीं। अब पूछा हुआ है आपके पास व्हाट पॉइंट इन द फिगर मोस्ट लाइकली टू द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अब बताओ भाई अब कौन सा होना चाहिए, जल्दी बोलिए। 9 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 7 या 8 होना चाहिए? बताओ। जब हम एक ही सप्लाई पे मूव कर रहे हैं, डिमांड पे कोई असर नहीं आ रहा तो डायरेक्ट उसी पे जाएंगे, 8 पे आएंगे सीधा सर सीधा। बट सर कॉस्ट अगर जो रिड्यूस हो रही है तो सर डिमांड तो उसकी बढ़ सकती है ना? डिमांड के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया तो हम कैसे मान लें? अब बता बोल। क्योंकि कॉस्ट तो रिड्यूस हो रही है उसकी। कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो नेचुरल सी बात है कॉस्ट से सप्लाई बढ़ती है ना, डिमांड कहाँ से आ जाती है मुझे बताइए दिशांक बंसल। ठीक है सर। यार एक बात बता, मैं किसी चीज को सस्ता बना पा रहा हूँ तो मेरी सप्लाई बढ़ेगी ना, मैं सस्ता बना पा रहा हूँ। वो डिमांड वालों को क्या लेना देना कि उसको क्या पता लगेगा कि सप्लाई क्या है? वो तो Yes, डिमांड sir. तो अपनी मर्जी से करेंगे जो कर रहे हैं ऑलरेडी। हाँ जी Yes, sir. 100 लास्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए। गवर्नमेंट रिसर्च एजेंसी पब्लिश करती है आउटकम ऑफ स्टडीज व्हिच में कंजप्शन ऑफ गुड एक्स could cause the cancer. In addition, assume a powerful lot has persuaded the government to give a subsidy to the manufacturer of good X, which is the point of new equilibrium. अब बताइए कोई भी गुड X है, जल्दी बताइए क्या होना चाहिए? आउटकम ऑफ स्टडी से पता लगा कंजप्शन ऑफ गुड एक्स कॉज ए कैंसर, मतलब क्या बना है कि मतलब एक कोई गुड एक्स है, नेचुरल सी बात है उसको खाने से कैंसर होता है, तो गवर्नमेंट ए पावरफुल लॉट ए परस्यूडेड द गवर्नमेंट गिव ए सब्सिडी टू द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड एक्स। बताइए अब उससे क्या होगा? बताइए कंजप्शन के लिए हार्मफुल है तो क्या होता है, डिमांड गिरेगी या बढ़ेगी? बताओ पहले तो। गिरेगी। 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 और गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दे दी उनको कि मैन्युफैक्चरर्स को कि आप इसको परसुएडेड गवर्नमेंट टू द गिव ए सब्सिडी भी दी है। अब इससे क्या होगा? न्यू इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट? पहले तो डिमांड गिरेगी कहाँ पे जाओगे? पहले तो ये बताओ डिमांड गिरेगी कहाँ जाओगे? 4, 6 और 9 में। ये तो पक्का है। अब 6 और 9 दे रखा, ऑप्शन 4 तो है ही नहीं। तो अब या तो सप्लाई गिर सकती है या ऑब्वियस है क्या हो सकती है, वही रह सकती है। अब जब गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दे दी तो आप क्या करोगे? सप्लाई को कम करोगे या सप्लाई बढ़ा दोगे सब्सिडी मिलने से? बढ़ा देंगे सर। सप्लाई बढ़ रही है, सप्लाई 9th नंबर पॉइंट में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? सर फिर आंसर कहाँ आएगा? बट सब्सिडी क्यों देंगे सर गवर्नमेंट, ये बात है। कई बार ऐसा हो जाता है ना बच्चों कि गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों देगी, अब ये तो मुझे नहीं पता ना कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको गवर्नमेंट चलाना चाहती है या कुछ भी है, मुझे क्या पता भाई, वो तुम पर्सनली जाके पूछो। वो कई बार पावरफुल कुछ लोग होते हैं ऊपर से क्या करेंगे। हाँ जी मोहित सर ये जो गुड है ये सर भी तो इसके वो सप्लाई नहीं कम कर। सप्लाई कम क्यों करेंगे जब उनको पता है कि डिमांड इसलिए कम हो रही है कि लोग कह रहे हैं कैंसर होता है, ठीक है, पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है ताकि मैन्युफैक्चर बंद ना कर दे, तो जब मैन्युफैक्चर बंद ना करते तो वो सप्लाई बढ़ाएगा ना जब सब्सिडी मिल गई उसको। सर अब हमें क्या पता है उसका पर्सनल कॉस्ट क्या है, वो खुद जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। चलें? यस सर। सर एक दो डाउट और थे।